झारखंड की धरती पर एक ऐसा सितारा चमका जिसने अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ क्रांति की ज्वाला को भड़काया। वो शख्स कोई और नहीं था बल्कि बिरसा मुंडा थे। एक आदिवासी योद्धा, एक समाज सुधारक और एक ऐसा क्रांतिकारी जिनके नाम से अंग्रेजों की नींदें उड़ जाती थी, जिन्होंने नारा दिया ऊल गुलान। ऊल गुलान मतलब महाविद्रोह। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलिहातू गांव में हुआ था। बचपन से ही बिरसा ने अपने समाज में फैली कुरीतियों और अंग्रेजों के अत्याचार को देखा। अंग्रेज अपनी कुटिल नीति से आदिवासियों को उनके जल, जंगल, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों से बेदखल कर रहे थे। 19वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ बिरसा मुंडा ने जंग छेड़ दी। यह कोई आम विद्रोह नहीं था, यह आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति को बचाने के लिए महायुद्ध था। पिछले सभी विद्रोहों से सीखते हुए बिरसा मुंडा ने सभी आदिवासियों को संगठित किया और अंग्रेजों के खिलाफ उल गुलान का ऐलान किया। इस दौरान बिरसा मुंडा का ध्यान मुंडा समुदाय की गरीबी की ओर गया। आदिवासियों का जीवन बदहाली और अभावों से भरा हुआ था और इस स्थिति का फायदा मिशनरी उठाते थे। मिशनरी आदिवासियों को ईसाईयत का पाठ पढ़ाते थे। बिरसा मुंडा वैष्णव धर्म की ओर मुड़ गए और आदिवासियों को धर्म एवं संस्कृति से जुड़े रहने के लिए कहते थे और साथ ही मिशनरियों के कुचक्र से बचने की सलाह भी देते थे। धीरे धीरे लोग बिरसा मुंडा की कही बातों पर विश्वास करने लगे और मिशनरियों की बातों को नकारने लगे। इससे बिरसा मुंडा इतने मशहूर हो गए कि लोग उन्हें धरती आबा कहकर पुकारने लगे। अपनी गतिविधियों की वजह से आदिवासी पुनरुत्थान के नायक बिरसा मुंडा अंग्रेजों के साथ साथ अब मिशनरियों की आंखों में भी खटकने लगे थे। अंग्रेजों और मिशनरियों को अपने मकसद में बिरसा मुंडा सबसे बड़े बाधक लगने लगे। आखिरकार 3 फरवरी 1900 को अंग्रेजों ने षड्यंत्र कर बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर के जाम को पाए जंगल में गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजों के पास बिरसा मुंडा के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। अंग्रेज बिरसा मुंडा के खिलाफ कोई बड़ा केस नहीं बना पाए। ऐसे में उनके जल्द ही छूटने की उम्मीद थी। इस बीच 9 जून 1900 की सुबह उन्हें अचानक उल्टियां होने लगी और वो अचेत होकर जेल में ही गिर पड़े। डॉक्टर ने उनकी नाड़ी देखी तो पता चला कि उनका निधन हो गया था। इतिहासकार मानते हैं कि उन्हें जहर दिया गया था। बिरसा मुंडा की शहादत ने आदिवासियों को एक नई दिशा दी। उनका संघर्ष आज भी प्रेरणा का स्रोत है। बिरसा मुंडा का नाम हमेशा इतिहास के सुनहरे पन्नों में चमकता रहेगा। वो एक सच्चे देशभक्त थे, एक वीर सपूत थे और एक आदिवासी आंदोलन के प्रणेता थे। बिरसा मुंडा हमेशा अमर रहेंगे। जब जब आदिवासी विद्रोह की बात होगी, धरती आबा का नाम पहली पंक्ति में लिया जाएगा। साल 1906 में बंगाल के मिदनापुर में एक मेले में एक 15 साल का लड़का अंग्रेजों के खिलाफ पर्चा बांट रहा था। वंदे मातरम नाम से बांटे जाने वाले इस पर्चे को स्वतंत्रता सेनानी सत्येंद्र नाथ बोस ने लिखा था। पर्चा बांटते वक्त लड़के को अंग्रेजों के जासूस रामचरण सेन ने देख लिया। उसने इसकी सूचना एक सिपाही को दे दी। सिपाही ने उस लड़के को पकड़ लिया। लड़के ने अंग्रेज सिपाही के मुंह पर जोर का मुक्का मारा और भाग गया। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे। जी हां, वही खुदीराम बोस जिन्हें 18 साल की छोटी सी उम्र में मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस में अंग्रेजों ने फांसी दी। खुदीराम बोस के क्रांतिकारी जीवन की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। खुदीराम का जन्म 3 दिसंबर 1989 को बंगाल के मिदनापुर के हबीबपुर में हुआ था। बचपन में ही माता पिता का निधन होने के चलते उनकी बड़ी बहन ने उनका लालन पालन किया। साल 1905 में बंगाल का विभाजन होने के बाद खुदीराम बोस आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। सत्येंद्र बोस खुदीराम बोस के क्रांतिकारी गुरु थे।
खुदीराम बोस छात्र जीवन में ही जलसे और जुलूसों में जाने लगे थे और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाने लगे थे। 9वीं क्लास के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और जंगे आजादी में कूद पड़े। उस दौर में एक जालिम अंग्रेज जज हुआ करता था, डगलस किंग्सफोर्ड, जो भारतीय क्रांतिकारियों को भयानक सजाएं देता था। 15 साल की उम्र में उसने खुदीराम बोस को 15 कोड़े मारने की सजा दी थी। किंग्सफोर्ड से परेशान भारतीय क्रांतिकारियों ने एकजुट होकर उसकी हत्या का प्लान बनाया और उसकी जिम्मेदारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी को दी गई। इसकी सूचना मिलने पर डर के मारे किंग्सफोर्ड ने अपना ट्रांसफर बंगाल से बिहार करा लिया। ऐसे में दोनों क्रांतिकारी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले पहुंचे और मौका देखकर उन्होंने किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम फेंक दिया, मगर अफसोस बग्घी में किंग्सफोर्ड नहीं था। इस हमले में दूसरे अंग्रेज अधिकारी की पत्नी की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस इन दोनों के पीछे पड़ गई। वैनी रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मोकामा रेलवे स्टेशन पर खुद को पुलिस से घिरा पाकर प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने अपने आप को गोली मार ली और शहीद हो गए। खुदीराम पर अंग्रेजों की अदालत में केस चला। जज कॉर्नडॉफ ने खुदीराम से पूछा, तुम बम बनाना जानते हो? उन्होंने कहा, मेरे वकील ने कहा, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको भी बम बनाना सिखा दूंगा। यह सुनकर जज कॉर्नडॉफ हिल गया और उसने फांसी की सजा का ऐलान कर दिया। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी की सजा दी गई। जब खुदीराम को फांसी की सजा दी गई तो उनकी उम्र 18 साल 8 महीने और 8 दिन थी। खुदीराम की शहादत से पूरा देश दर्द से कर रहा उठा। तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए और लोगों ने शोक मनाया। खुदीराम की शहादत आज भी हमारे दिल में देशभक्ति की भावना भर देती है। उनके बलिदान को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। आने वाली पुश्तें हमेशा खुदीराम बोस की शहादत की ऋणी रहेंगी। बच्चों, भगत सिंह बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। उन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दिया। कहते हैं कि बचपन से ही भगत सिंह क्रांतिकारी स्वभाव के थे। वो बच्चों से कहते थे कि बड़े होकर अंग्रेजों को मार भगाएंगे और भारत को आजाद कराएंगे। नन्हे भगत सिंह बचपन में बंदूक की खेती किया करते थे। जी हां, बंदूक की खेती। आज हम इससे जुड़ा एक मजेदार किस्सा आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर क्या हुआ था जो भगत सिंह बचपन में ही बंदूक की खेती करने लगे। असल में भगत सिंह महान क्रांतिकारी सरदार अजीत सिंह के भतीजे थे। अजीत सिंह ने 1907 में अंग्रेजों के काले कानूनों के खिलाफ पंजाब में पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन किया था। एक दिन अजीत सिंह घर के आंगन में बैठे थे, तभी नन्हे भगत सिंह खेलते खेलते उनके पास पहुंचे। उनके हाथ में अजीत सिंह की पिस्तौल लग गई। नन्हे भगत सिंह ने अपने चाचा से पूछा कि ये क्या है। चाचा अजीत सिंह ने बताया कि ये पिस्तौल है। नन्हे भगत सिंह ने कौतूहल से पूछा कि इससे क्या होता है। चाचा अजीत सिंह ने बताया कि इससे अंग्रेज भगाए जाते हैं और पिस्तौल को देखकर अंग्रेज दुम दबाकर भाग जाता है। ये बात भगत सिंह के दिमाग में घर कर गई। कुछ दिनों बाद नन्हे भगत सिंह अपने चाचा के साथ खेत में आए हुए थे। उनके चाचा अजीत सिंह खेत में एक आम का पेड़ लगा रहे थे। तब भगत सिंह ने पूछा, चाचा आप ये क्या कर रहे हैं? तो भगत सिंह के चाचा ने बताया कि मैं आम का पेड़ लगा रहा हूं। जमीन में आम की गुठली बोने से आम का पौधा निकलेगा, फिर वो पौधा बड़ा होकर पेड़ बन जाएगा और फिर बहुत सारे आम लगेंगे। यह सुनकर भगत सिंह भागते हुए घर में आए और उन्होंने दराज में रखी चाचा की बंदूक निकाल ली और वापस खेत में पहुंचे। उन्होंने खेत में गड्ढा खोदना शुरू किया। ये देखकर उनके चाचा अजीत सिंह अचरज में पड़ गए। उन्होंने भगत सिंह से पूछा कि वो क्या कर रहा है। इस पर भगत सिंह ने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं बंदूक की फसल उगा रहा हूं। इस एक बंदूक से बहुत सारी बंदूकें पैदा होंगी और इन बंदूकों से हम अंग्रेजों को भगा देंगे और भारत माता को आजाद कराएंगे। यह सुनकर भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह जोर से हंसने लगे।
उस वक्त तो ये बात रफा दफा हो गई, लेकिन बड़े होकर भगत सिंह ने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिया और भारत माता को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो बच्चों, ऐसे थे शहीद आजम भगत सिंह। बचपन में ही उन्होंने अपने जोश, जुनून, जज्बा और तेवर दिखा दिए थे। तो चलिए हम भी कसम खाते हैं कि भारत माता की सेवा में अपना तन, मन और धन सब कुछ लगा देंगे, गरीबों और मजदूरों की सेवा करेंगे। आपको नन्हे भगत सिंह की ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महान क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां की कहानी। ये उस दौर की बात है जब भारत आजाद नहीं हुआ था। बालक अशफाक उल्लाह खां के अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। अशफाक देश प्रेम से लबरेज शायरी और कविताएं लिखकर लोगों के अंदर देश को आजाद कराने का जज्बा पैदा कर रहे थे। अशफाक छुप छुप कर क्रांतिकारियों की मदद भी किया करते थे। अशफाक की अम्मी बेटे को देशभक्ति के रंग में रंगे देखकर बहुत खुश होती थी, लेकिन उन्हें यह डर भी था कि अगर किसी दिन अशफाक पकड़े गए तो क्या वो अंग्रेजों के जुल्म बर्दाश्त कर पाएंगे। एक दिन अशफाक की अम्मी ने अशफाक से यह बात कही तो अशफाक ने जवाब दिया, अम्मी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, अंग्रेज मुझे फांसी पर भी चढ़ा देंगे तो मेरे मुंह से कोई राज नहीं उगलवा पाएंगे। इस पर अशफाक की मां ने कहा कि मैं तेरा इम्तिहान लूंगी। अशफाक की अम्मी ने एक दिया जलाया और कहा कि इस पर अपनी हथेली रख। अम्मी की बात सुनकर अशफाक ने झट से जलते हुए दिए की लौ पर अपना हाथ रख दिया। दिए की लौ की आग से अशफाक का हाथ जलने लगा, लेकिन उनके मुंह से उफ तक न निकली। अशफाक की अम्मी अपने लाडले की हथेली जलते देख रोने लगी, लेकिन अशफाक ने अपना हाथ नहीं हटाया। आखिरकार अम्मी ने फूंक मारकर दिए को बुझा दिया और अपने लाल को सीने से लगा लिया। अम्मी ने अशफाक को दुआएं देते हुए कहा कि जाओ और हिंदुस्तान को आजाद कराकर ही दम लेना। मां का आशीर्वाद पाने के बाद अशफाक दुगनी ताकत से भारत मां को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के काम में जुट गए। अशफाक उल्लाह खां कहा करते थे, हे मातृभूमि तेरी सेवा किया करूंगा, फांसी मिले मुझे या हो जन्म कैद मेरी, बंसी बजा बजा कर तेरा भजन करूंगा। आगे चलकर काकोरी केस में महान क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां को अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाई। जब उन्हें फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तो वे ऐसे खुश नजर आ रहे थे जैसे उन्होंने अपनी मां से किया वादा पूरा किया हो। अशफाक ने फांसी के फंदे को चूमकर भारत माता के चरणों में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। दोस्तों, अशफाक उल्लाह खां की कुर्बानी हमें ये प्रेरणा देती है कि हमें अपने देश और देशवासियों की सेवा के लिए अपना तन, मन और धन सब कुछ लगा देना चाहिए। तेरह अप्रैल 1919 का वो खौफनाक दिन जब दो कांग्रेस नेताओं को अरेस्ट करने के विरोध में पंजाब के अमृतसर में हजारों की तादाद में लोग जलियांवाला बाग में जमा हुए। ये लोग शांति के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तभी अंग्रेज जनरल रेजिनाल्ड डायर वहां पहुंचता है और अंग्रेज सैनिकों को निहत्थे मासूम लोगों पर फायरिंग का आदेश देता है। इसके बाद बंदूक की गोलियों के बीच पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की चीखों से पूरा जलियांवाला बाग गूंजने लगता है। अंग्रेजों की बंदूकें तब तक आग उगलती रहीं जब तक कि वहां मौजूद एक भी शख्स जिंदा रहा। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग को शमशान बना दिया। इस रक्तपात के दौरान एक 20 साल का नौजवान किसी तरह बच गया। वो लाशों के अंबार को देखकर फूट फूट कर रो रहा था। उसने जनरल डायर और गोली चलाने का आदेश देने वाले पंजाब के गवर्नर जनरल माइकल ओडायर से इस हत्याकांड का बदला लेने की कसम खाई। यह शख्स और कोई नहीं बल्कि महान क्रांतिकारी सरदार ऊधम सिंह थे। सरदार ऊधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर के सुनाम गांव में हुआ था। उनके पिता सरदार तेहाल सिंह रेलवे में चौकीदार थे।
ऊधम सिंह का बचपन का नाम शेर सिंह था। जब ऊधम सिंह 7 साल के थे तो उनकी माता और पिता दोनों ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके बाद उन्हें अमृतसर के सेंट्रल खालसा अनाथालय भेज दिया गया। इसी अनाथालय में शेर सिंह को ऊधम सिंह का नाम दिया गया। ऊधम सिंह शहीद भगत सिंह को अपना गुरु मानते थे। जब ऊधम सिंह बड़े हुए तो उन्होंने सभी धर्मों के लोगों में एकता बनाने के लिए अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आजाद रख लिया। साल 1918 में ऊधम सिंह ने मैट्रिक की परीक्षा पास की और 1919 में उन्होंने अनाथालय को अलविदा कह दिया और आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। ऊधम सिंह के कानों में दिन रात जलियांवाला बाग में शहीद हुए लोगों की चीखें गूंजती रहती थी। ऐसे में उन्होंने अपने साथियों के साथ चंदा इकट्ठा किया और अंग्रेजों से बदला लेने के लिए लंदन चले गए। लंदन पहुंचने पर पता चला कि जनरल रेजिनाल्ड डायर की ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई। अब उन्होंने दूसरे हत्यारे जनरल माइकल ओड्वायर को मारने की योजना बनाई। 6 साल तक वो जनरल ड्रायर को मारने का मौका तलाशते रहे। आखिरकार 13 मार्च 1940 को उन्हें वो मौका मिल ही गया। 13 तारीख को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के कॉक्सटन हॉल में एक बैठक थी। वहां जनरल माइकल ओड्वायर को भी आना था। ऊधम सिंह ने अपनी बंदूक को एक मोटी सी किताब में छुपाया और वहां पहुंच गए। उन्होंने मौका पाते ही जनरल ओड्वायर पर फायरिंग की। 2 गोलियां लगने से जनरल ओड्वायर वहीं ढेर हो गया। ऊधम सिंह गिरफ्तार कर लिए गए। लंदन की अदालत में उनके ऊपर जनरल डायर की हत्या करने का मुकदमा चला। 4 जून 1940 को ऊधम सिंह को जनरल माइकल ओड्वायर की हत्या का दोषी माना गया। उन्हें 31 जुलाई 1940 को पेंटन विलेज जेल में फांसी दे दी गई और ऊधम सिंह सदा के लिए अमर हो गए। हद तो तब हो गई जब जालिम अंग्रेजों ने ऊधम सिंह की अंतिम रस्मों को भी वहां पूरा नहीं होने दिया। आजादी के बाद साल 1974 में ब्रिटेन ने उनके अवशेष भारत को सौंपे और भारत में विधिवत उनका अंतिम संस्कार किया गया। भारत का इतिहास अंग्रेजों के घर में घुसकर एक जालिम को उसके किए की सजा देने वाले सरदार ऊधम सिंह को हमेशा याद रखेगा। हम सरदार ऊधम सिंह को कोटि कोटि नमन करते हैं और उन्हें क्रांतिकारी सलाम पेश करते हैं। झारखंड की धरती पर एक ऐसा सितारा चमका जिसने अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ क्रांति की ज्वाला को भड़काया। वो शख्स कोई और नहीं था बल्कि बिरसा मुंडा थे। एक आदिवासी योद्धा, एक समाज सुधारक और एक ऐसा क्रांतिकारी जिनके नाम से अंग्रेजों की नींदें उड़ जाती थी, जिन्होंने नारा दिया ऊल गुलान। ऊल गुलान मतलब महाविद्रोह। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलिहातू गांव में हुआ था। बचपन से ही बिरसा ने अपने समाज में फैली कुरीतियों और अंग्रेजों के अत्याचार को देखा। अंग्रेज अपनी कुटिल नीति से आदिवासियों को उनके जल, जंगल, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों से बेदखल कर रहे थे। 19वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ बिरसा मुंडा ने जंग छेड़ दी। यह कोई आम विद्रोह नहीं था। यह आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति को बचाने के लिए महायुद्ध था। पिछले सभी विद्रोहों से सीखते हुए बिरसा मुंडा ने सभी आदिवासियों को संगठित किया और अंग्रेजों के खिलाफ उल गुलान का ऐलान किया। इस दौरान बिरसा मुंडा का ध्यान मुंडा समुदाय की गरीबी की ओर गया। आदिवासियों का जीवन बदहाली और अभावों से भरा हुआ था और इस स्थिति का फायदा मिशनरी उठाते थे। मिशनरी आदिवासियों को ईसाईयत का पाठ पढ़ाते थे। बिरसा मुंडा वैष्णव धर्म की ओर मुड़ गए और आदिवासियों को धर्म एवं संस्कृति से जुड़े रहने के लिए कहते थे और साथ ही मिशनरियों के कुचक्र से बचने की सलाह भी देते थे। धीरे धीरे लोग बिरसा मुंडा की कही बातों पर विश्वास करने लगे और मिशनरियों की बातों को नकारने लगे। इससे बिरसा मुंडा इतने मशहूर हो गए कि लोग उन्हें धरती आबा कहकर पुकारने लगे।
अपनी गतिविधियों की वजह से आदिवासी पुनरुत्थान के नायक बिरसा मुंडा अंग्रेजों के साथ साथ अब मिशनरियों की आंखों में भी खटकने लगे थे। अंग्रेजों और मिशनरियों को अपने मकसद में बिरसा मुंडा सबसे बड़े बाधक लगने लगे। आखिरकार 3 फरवरी 1900 को अंग्रेजों ने षड्यंत्र कर बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर के जाम को पाए जंगल में गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजों के पास बिरसा मुंडा के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। अंग्रेज बिरसा मुंडा के खिलाफ कोई बड़ा केस नहीं बना पाए। ऐसे में उनके जल्द ही छूटने की उम्मीद थी। इस बीच 9 जून 1900 की सुबह उन्हें अचानक उल्टियां होने लगी और वो अचेत होकर जेल में ही गिर पड़े। डॉक्टर ने उनकी नाड़ी देखी तो पता चला कि उनका निधन हो गया था। इतिहासकार मानते हैं कि उन्हें जहर दिया गया था। बिरसा मुंडा की शहादत ने आदिवासियों को एक नई दिशा दी। उनका संघर्ष आज भी प्रेरणा का स्रोत है। बिरसा मुंडा का नाम हमेशा इतिहास के सुनहरे पन्नों में चमकता रहेगा। वो एक सच्चे देशभक्त थे, एक वीर सपूत थे और एक आदिवासी आंदोलन के प्रणेता थे। बिरसा मुंडा हमेशा अमर रहेंगे। जब जब आदिवासी विद्रोह की बात होगी, धरती आबा का नाम पहली पंक्ति में लिया जाएगा। साल 1906 में बंगाल के मिदनापुर में एक मेले में एक 15 साल का लड़का अंग्रेजों के खिलाफ पर्चा बांट रहा था। वंदे मातरम नाम से बांटे जाने वाले इस पर्चे को स्वतंत्रता सेनानी सत्येंद्र नाथ बोस ने लिखा था। पर्चा बांटते वक्त लड़के को अंग्रेजों के जासूस रामचरण सेन ने देख लिया। उसने इसकी सूचना एक सिपाही को दे दी। सिपाही ने उस लड़के को पकड़ लिया। लड़के ने अंग्रेज सिपाही के मुंह पर जोर का मुक्का मारा और भाग गया। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे। जी हां, वही खुदीराम बोस जिन्हें 18 साल की छोटी सी उम्र में मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस में अंग्रेजों ने फांसी दी। खुदीराम बोस के क्रांतिकारी जीवन की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। खुदीराम का जन्म 3 दिसंबर 1989 को बंगाल के मिदनापुर के हबीबपुर में हुआ था। बचपन में ही माता पिता का निधन होने के चलते उनकी बड़ी बहन ने उनका लालन पालन किया। साल 1905 में बंगाल का विभाजन होने के बाद खुदीराम बोस आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। सत्येंद्र बोस खुदीराम बोस के क्रांतिकारी गुरु थे। खुदीराम बोस छात्र जीवन में ही जलसे और जुलूसों में जाने लगे थे और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाने लगे थे। 9वीं क्लास के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और जंगे आजादी में कूद पड़े। उस दौर में एक जालिम अंग्रेज जज हुआ करता था, डगलस किंग्सफोर्ड, जो भारतीय क्रांतिकारियों को भयानक सजाएं देता था। 15 साल की उम्र में उसने खुदीराम बोस को 15 कोड़े मारने की सजा दी थी। किंग्सफोर्ड से परेशान भारतीय क्रांतिकारियों ने एकजुट होकर उसकी हत्या का प्लान बनाया और उसकी जिम्मेदारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी को दी गई। इसकी सूचना मिलने पर डर के मारे किंग्सफोर्ड ने अपना ट्रांसफर बंगाल से बिहार करा लिया। ऐसे में दोनों क्रांतिकारी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले पहुंचे और मौका देखकर उन्होंने किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम फेंक दिया। मगर अफसोस, बग्घी में किंग्सफोर्ड नहीं था। इस हमले में दूसरे अंग्रेज अधिकारी की पत्नी की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस इन दोनों के पीछे पड़ गई। वैनी रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मोकामा रेलवे स्टेशन पर खुद को पुलिस से घिरा पाकर प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने अपने आप को गोली मार ली और शहीद हो गए। खुदीराम पर अंग्रेजों की अदालत में केस चला। जज कॉर्नडॉफ ने खुदीराम से पूछा, तुम बम बनाना जानते हो? उन्होंने कहा, मेरे वकील ने कहा है कि मैं अभी कम उम्र हूं, मैं बम नहीं बना सकता हूं। जज साहब, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको भी बम बनाना सिखा दूंगा। यह सुनकर जज कॉर्नडॉफ हिल गया और उसने फांसी की सजा का ऐलान कर दिया। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी की सजा दी गई। जब खुदीराम को फांसी की सजा दी गई तो उनकी उम्र 18 साल 8 महीने और 8 दिन थी। खुदीराम की शहादत से पूरा देश दर्द से कर रहा उठा। तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए और लोगों ने शोक मनाया। खुदीराम की शहादत आज भी हमारे दिल में देशभक्ति की भावना भर देती है।
उनके बलिदान को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। आने वाली पुश्तें हमेशा खुदीराम बोस की शहादत की ऋणी रहेंगी। बच्चों, भगत सिंह बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। उन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दिया। कहते हैं कि बचपन से ही भगत सिंह क्रांतिकारी स्वभाव के थे। वो बच्चों से कहते थे कि बड़े होकर अंग्रेजों को मार भगाएंगे और भारत को आजाद कराएंगे। नन्हे भगत सिंह बचपन में बंदूक की खेती किया करते थे। जी हां, बंदूक की खेती। आज हम इससे जुड़ा एक मजेदार किस्सा आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर क्या हुआ था जो भगत सिंह बचपन में ही बंदूक की खेती करने लगे। असल में भगत सिंह महान क्रांतिकारी सरदार अजीत सिंह के भतीजे थे। अजीत सिंह ने 1907 में अंग्रेजों के काले कानूनों के खिलाफ पंजाब में पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन किया था। एक दिन अजीत सिंह घर के आंगन में बैठे थे, तभी नन्हे भगत सिंह खेलते खेलते उनके पास पहुंचे। उनके हाथ में अजीत सिंह की पिस्तौल लग गई। नन्हे भगत सिंह ने अपने चाचा से पूछा कि ये क्या है। चाचा अजीत सिंह ने बताया कि ये पिस्तौल है। नन्हे भगत सिंह ने कौतूहल से पूछा कि इससे क्या होता है। चाचा अजीत सिंह ने बताया कि इससे अंग्रेज भगाए जाते हैं और पिस्तौल को देखकर अंग्रेज दुम दबाकर भाग जाता है। यह बात भगत सिंह के दिमाग में घर कर गई। कुछ दिनों बाद नन्हे भगत सिंह अपने चाचा के साथ खेत में आए हुए थे। उनके चाचा अजीत सिंह खेत में एक आम का पेड़ लगा रहे थे। तब भगत सिंह ने पूछा, चाचा आप ये क्या कर रहे हैं? तो भगत सिंह के चाचा ने बताया कि मैं आम का पेड़ लगा रहा हूं। जमीन में आम की गुठली बोने से आम का पौधा निकलेगा, फिर वो पौधा बड़ा होकर पेड़ बन जाएगा और फिर बहुत सारे आम लगेंगे। ये सुनकर भगत सिंह भागते हुए घर में आए और उन्होंने दराज में रखी चाचा की बंदूक निकाल ली और वापस खेत में पहुंचे। उन्होंने खेत में गड्ढा खोदना शुरू किया। ये देखकर उनके चाचा अजीत सिंह अचरज में पड़ गए। उन्होंने भगत सिंह से पूछा कि वो क्या कर रहा है। इस पर भगत सिंह ने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं बंदूक की फसल उगा रहा हूं। इस एक बंदूक से बहुत सारी बंदूकें पैदा होंगी और इन बंदूकों से हम अंग्रेजों को भगा देंगे और भारत माता को आजाद कराएंगे। यह सुनकर भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह जोर से हंसने लगे। उस वक्त तो ये बात रफा दफा हो गई, लेकिन बड़े होकर भगत सिंह ने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिया और भारत माता को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो बच्चों, ऐसे थे शहीद आजम भगत सिंह। बचपन में ही उन्होंने अपने जोश, जुनून, जज्बा और तेवर दिखा दिए थे। तो चलिए हम भी कसम खाते हैं कि भारत माता की सेवा में अपना तन, मन और धन सब कुछ लगा देंगे। गरीबों और मजदूरों की सेवा करेंगे। आपको नन्हे भगत सिंह की ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महान क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां की कहानी। ये उस दौर की बात है जब भारत आजाद नहीं हुआ था। बालक अशफाक उल्लाह खां के अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। अशफाक देश प्रेम से लबरेज शायरी और कविताएं लिखकर लोगों के अंदर देश को आजाद कराने का जज्बा पैदा कर रहे थे। अशफाक छुप छुप कर क्रांतिकारियों की मदद भी किया करते थे। अशफाक की अम्मी बेटे को देशभक्ति के रंग में रंगे देखकर बहुत खुश होती थी, लेकिन उन्हें यह डर भी था कि अगर किसी दिन अशफाक पकड़े गए तो क्या वो अंग्रेजों के जुल्म बर्दाश्त कर पाएंगे। एक दिन अशफाक की अम्मी ने अशफाक से ये बात कही तो अशफाक ने जवाब दिया, अम्मी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, अंग्रेज मुझे फांसी पर भी चढ़ा देंगे तो मेरे मुंह से कोई राज नहीं उगलवा पाएंगे। इस पर अशफाक की मां ने कहा कि मैं तेरा इम्तिहान लूंगी। अशफाक की अम्मी ने एक दिया जलाया और कहा कि इस पर अपनी हथेली रख। अम्मी की बात सुनकर अशफाक ने झट से जलते हुए दिए की लौ पर अपना हाथ रख दिया। दिए की लौ की आग से अशफाक का हाथ जलने लगा।
लेकिन उनके मुंह से उफ तक न निकली। अशफाक की अम्मी अपने लाडले की हथेली जलते देख रोने लगी, लेकिन अशफाक ने अपना हाथ नहीं हटाया। आखिरकार अम्मी ने फूंक मारकर दिए को बुझा दिया और अपने लाल को सीने से लगा लिया। अम्मी ने अशफाक को दुआएं देते हुए कहा कि जाओ और हिंदुस्तान को आजाद कराकर ही दम लेना। मां का आशीर्वाद पाने के बाद अशफाक दुगनी ताकत से भारत मां को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के काम में जुट गए। अशफाक उल्लाह खां कहा करते थे, हे मातृभूमि तेरी सेवा किया करूंगा, फांसी मिले मुझे या हो जन्म कैद मेरी, बंसी बजा बजा कर तेरा भजन करूंगा। आगे चलकर काकोरी केस में महान क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां को अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाई। जब उन्हें फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तो वे ऐसे खुश नजर आ रहे थे जैसे उन्होंने अपनी मां से किया वादा पूरा किया हो। अशफाक ने फांसी के फंदे को चूमकर भारत माता के चरणों में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। दोस्तों, अशफाक उल्लाह खां की कुर्बानी हमें ये प्रेरणा देती है कि हमें अपने देश और देशवासियों की सेवा के लिए अपना तन, मन और धन सब कुछ लगा देना चाहिए। 13 अप्रैल 1919 का वो खौफनाक दिन जब 2 कांग्रेस नेताओं को अरेस्ट करने के विरोध में पंजाब के अमृतसर में हजारों की तादाद में लोग जलियांवाला बाग में जमा हुए। ये लोग शांति के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तभी अंग्रेज जनरल रेजिनाल्ड डायर वहां पहुंचता है और अंग्रेज सैनिकों को निहत्थे मासूम लोगों पर फायरिंग का आदेश देता है। इसके बाद बंदूक की गोलियों के बीच पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की चीखों से पूरा जलियांवाला बाग गूंजने लगता है। अंग्रेजों की बंदूकें तब तक आग उगलती रहीं, एक भी शख्स जिंदा रहा। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग को शमशान बना दिया। इस रक्तपात के दौरान एक 20 साल का नौजवान किसी तरह बच गया। वो लाशों के अंबार को देखकर फूट फूट कर रो रहा था। उसने जनरल डायर और गोली चलाने का आदेश देने वाले पंजाब के गवर्नर जनरल माइकल ओडायर से इस हत्याकांड का बदला लेने की कसम खाई। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि महान क्रांतिकारी सरदार ऊधम सिंह थे। सरदार ऊधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर के सुनाम गांव में हुआ था। उनके पिता सरदार तेहाल सिंह रेलवे में चौकीदार थे। ऊधम सिंह का बचपन का नाम शेर सिंह था। जब ऊधम सिंह 7 साल के थे तो उनकी माता और पिता दोनों ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके बाद उन्हें अमृतसर के सेंट्रल खालसा अनाथालय भेज दिया गया। इसी अनाथालय में शेर सिंह को ऊधम सिंह का नाम दिया गया। ऊधम सिंह शहीद भगत सिंह को अपना गुरु मानते थे। जब ऊधम सिंह बड़े हुए तो उन्होंने सभी धर्मों के लोगों में एकता बनाने के लिए अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आजाद रख लिया। साल 1918 में ऊधम सिंह ने मैट्रिक की परीक्षा पास की और 1919 में उन्होंने अनाथालय को अलविदा कह दिया और आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। ऊधम सिंह के कानों में दिन रात जलियांवाला बाग में शहीद हुए लोगों की चीखें गूंजती रहती थीं। ऐसे में उन्होंने अपने साथियों के साथ चंदा इकट्ठा किया और अंग्रेजों से बदला लेने के लिए लंदन चले गए। लंदन पहुंचने पर पता चला कि जनरल रेजिनाल्ड डायर की ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई। अब उन्होंने दूसरे हत्यारे जनरल माइकल ओडायर को मारने की योजना बनाई। 6 साल तक वो जनरल डायर को मारने का मौका तलाशते रहे। आखिरकार 13 मार्च 1940 को उन्हें वो मौका मिल ही गया। 13 तारीख को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के कॉक्सटन हॉल में एक बैठक थी। वहां जनरल माइकल ओडायर को भी आना था। ऊधम सिंह ने अपनी बंदूक को एक मोटी सी किताब में छुपाया और वहां पहुंच गए। उन्होंने मौका पाते ही जनरल ओडायर पर फायरिंग की। 2 गोलियां लगने से जनरल ओडायर वहीं ढेर हो गया। ऊधम सिंह गिरफ्तार कर लिए गए। लंदन की अदालत में उनके ऊपर जनरल डायर की हत्या करने का मुकदमा चला। 4 जून 1940 को ऊधम सिंह को जनरल माइकल ओडायर की हत्या का दोषी माना गया। उन्हें 31 जुलाई 1940 को पेंटन विलेज जेल में फांसी दे दी गई
और ऊधम सिंह सदा के लिए अमर हो गए। हद तो तब हो गई जब जालिम अंग्रेजों ने ऊधम सिंह की अंतिम रस्मों को भी वहां पूरा नहीं होने दिया। आजादी के बाद साल 1974 में ब्रिटेन ने उनके अवशेष भारत को सौंपे और भारत में विधिवत उनका अंतिम संस्कार किया गया। भारत का इतिहास अंग्रेजों के घर में घुसकर एक जालिम को उसके किए की सजा देने वाले सरदार ऊधम सिंह को हमेशा याद रखेगा। हम सरदार ऊधम सिंह को कोटि कोटि नमन करते हैं और उन्हें क्रांतिकारी सलाम पेश करते हैं। झारखंड की धरती पर एक ऐसा सितारा चमका जिसने अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ क्रांति की ज्वाला को भड़काया। वो शख्स कोई और नहीं था बल्कि बिरसा मुंडा थे, एक आदिवासी योद्धा, एक समाज सुधारक और एक ऐसा क्रांतिकारी जिनके नाम से अंग्रेजों की नींदें उड़ जाती थी, जिन्होंने नारा दिया ऊल गुलान। ऊल गुलान मतलब महाविद्रोह। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलिहातू गांव में हुआ था। बचपन से ही बिरसा ने अपने समाज में फैली कुरीतियों और अंग्रेजों के अत्याचार को देखा। अंग्रेज अपनी कुटिल नीति से आदिवासियों को उनके जल, जंगल, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों से बेदखल कर रहे थे। 19वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ बिरसा मुंडा ने जंग छेड़ दी। यह कोई आम विद्रोह नहीं था, यह आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति को बचाने के लिए महायुद्ध था। पिछले सभी विद्रोहों से सीखते हुए बिरसा मुंडा ने सभी आदिवासियों को संगठित किया और अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान का ऐलान किया। इस दौरान बिरसा मुंडा का ध्यान मुंडा समुदाय की गरीबी की ओर गया। आदिवासियों का जीवन बदहाली और अभावों से भरा हुआ था और इस स्थिति का फायदा मिशनरी उठाते थे। मिशनरी आदिवासियों को ईसाईयत का पाठ पढ़ाते थे। बिरसा मुंडा वैष्णव धर्म की ओर मुड़ गए और आदिवासियों को धर्म एवं संस्कृति से जुड़े रहने के लिए कहते थे और साथ ही मिशनरियों के कुचक्र से बचने की सलाह भी देते थे। धीरे धीरे लोग बिरसा मुंडा की कही बातों पर विश्वास करने लगे और मिशनरियों की बातों को नकारने लगे। इससे बिरसा मुंडा इतने मशहूर हो गए कि लोग उन्हें धरती आबा कहकर पुकारने लगे। अपनी गतिविधियों की वजह से आदिवासी पुनरुत्थान के नायक बिरसा मुंडा अंग्रेजों के साथ साथ अब मिशनरियों की आंखों में भी खटकने लगे थे। अंग्रेजों और मिशनरियों को अपने मकसद में बिरसा मुंडा सबसे बड़े बाधक लगने लगे। आखिरकार 3 फरवरी 1900 को अंग्रेजों ने षड्यंत्र कर बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर के जाम को पाए जंगल में गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजों के पास बिरसा मुंडा के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। अंग्रेज बिरसा मुंडा के खिलाफ कोई बड़ा केस नहीं बना पाए। ऐसे में उनके जल्द ही छूटने की उम्मीद थी। इस बीच 9 जून 1900 की सुबह उन्हें अचानक उल्टियां होने लगी और वो अचेत होकर जेल में ही गिर पड़े। डॉक्टर ने उनकी नाड़ी देखी तो पता चला कि उनका निधन हो गया था। इतिहासकार मानते हैं कि उन्हें जहर दिया गया था। बिरसा मुंडा की शहादत ने आदिवासियों को एक नई दिशा दी। उनका संघर्ष आज भी प्रेरणा का स्रोत है। बिरसा मुंडा का नाम हमेशा इतिहास के सुनहरे पन्नों में चमकता रहेगा। वो एक सच्चे देशभक्त थे, एक वीर सपूत थे और एक आदिवासी आंदोलन के प्रणेता थे। बिरसा मुंडा हमेशा अमर रहेंगे। जब जब आदिवासी विद्रोह की बात होगी, धरती आबा का नाम पहली पंक्ति में लिया जाएगा। साल 1906 में बंगाल के मिदनापुर में एक मेले में एक 15 साल का लड़का अंग्रेजों के खिलाफ पर्चा बांट रहा था। वंदे मातरम नाम से बांटे जाने वाले इस पर्चे को स्वतंत्रता सेनानी सत्येंद्र नाथ बोस ने लिखा था। पर्चा बांटते वक्त लड़के को अंग्रेजों के जासूस रामचरण सेन ने देख लिया। उसने इसकी सूचना एक सिपाही को दे दी। सिपाही ने उस लड़के को पकड़ लिया। लड़के ने अंग्रेज सिपाही के मुंह पर जोर का मुक्का मारा और भाग गया।
ये लड़का कोई और नहीं बल्कि युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे। जी हां, वही खुदीराम बोस जिन्हें 18 साल की छोटी सी उम्र में मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस में अंग्रेजों ने फांसी दी। खुदीराम बोस के क्रांतिकारी जीवन की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। खुदीराम का जन्म 3 दिसंबर 1989 को बंगाल के मिदनापुर के हबीबपुर में हुआ था। बचपन में ही माता पिता का निधन होने के चलते उनकी बड़ी बहन ने उनका लालन पालन किया। साल 1905 में बंगाल का विभाजन होने के बाद खुदीराम बोस आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। सत्येंद्र बोस खुदीराम बोस के क्रांतिकारी गुरु थे। खुदीराम बोस छात्र जीवन में ही जलसे और जुलूसों में जाने लगे थे और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाने लगे थे। 9वीं क्लास के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और जंगे आजादी में कूद पड़े। उस दौर में एक जालिम अंग्रेज जज हुआ करता था, डगलस किंग्सफोर्ड, जो भारतीय क्रांतिकारियों को भयानक सजाएं देता था। 15 साल की उम्र में उसने खुदीराम बोस को 15 कोड़े मारने की सजा दी थी। किंग्सफोर्ड से परेशान भारतीय क्रांतिकारियों ने एकजुट होकर उसकी हत्या का प्लान बनाया और उसकी जिम्मेदारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी को दी गई। इसकी सूचना मिलने पर डर के मारे किंग्सफोर्ड ने अपना ट्रांसफर बंगाल से बिहार करा लिया। ऐसे में दोनों क्रांतिकारी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले पहुंचे और मौका देखकर उन्होंने किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम फेंक दिया, मगर अफसोस बग्घी में किंग्सफोर्ड नहीं था। इस हमले में दूसरे अंग्रेज अधिकारी की पत्नी की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस इन दोनों के पीछे पड़ गई। वैली रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मोकामा रेलवे स्टेशन पर खुद को पुलिस से घिरा पाकर प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने अपने आप को गोली मार ली और शहीद हो गए। खुदीराम पर अंग्रेजों की अदालत में केस चला। जज कॉर्नडॉफ ने खुदीराम से पूछा, तुम बम बनाना जानते हो? उन्होंने कहा, मेरे वकील ने कहा है कि मैं अभी कम उम्र हूं, मैं बम नहीं बना सकता हूं। जज साहब, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको भी बम बनाना सिखा दूंगा। यह सुनकर जज कॉर्नडॉफ हिल गया और उसने फांसी की सजा का ऐलान कर दिया। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी की सजा दी गई। जब खुदीराम को फांसी की सजा दी गई तो उनकी उम्र 18 साल 8 महीने और 8 दिन थी। खुदीराम की शहादत से पूरा देश दर्द से कर रहा उठा। तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए और लोगों ने शोक मनाया। खुदीराम की शहादत आज भी हमारे दिल में देशभक्ति की भावना भर देती है। उनके बलिदान को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। आने वाली पुश्तें हमेशा खुदीराम बोस की शहादत की ऋणी रहेंगी। बच्चों, भगत सिंह बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। उन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दिया। कहते हैं कि बचपन से ही भगत सिंह क्रांतिकारी स्वभाव के थे। वो बच्चों से कहते थे कि बड़े होकर अंग्रेजों को मार भगाएंगे और भारत को आजाद कराएंगे। नन्हे भगत सिंह बचपन में बंदूक की खेती किया करते थे। जी हां, बंदूक की खेती। आज हम इससे जुड़ा एक मजेदार किस्सा आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर क्या हुआ था जो भगत सिंह बचपन में ही बंदूक की खेती करने लगे। असल में भगत सिंह महान क्रांतिकारी सरदार अजीत सिंह के भतीजे थे। अजीत सिंह ने 1907 में अंग्रेजों के काले कानूनों के खिलाफ पंजाब में पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन किया था। एक दिन अजीत सिंह घर के आंगन में बैठे थे, तभी नन्हे भगत सिंह खेलते खेलते उनके पास पहुंचे। उनके हाथ में अजीत सिंह की पिस्तौल लग गई। नन्हे भगत सिंह ने अपने चाचा से पूछा कि ये क्या है। चाचा अजीत सिंह ने बताया कि ये पिस्तौल है। नन्हे भगत सिंह ने कौतूहल से पूछा कि इससे क्या होता है। चाचा अजीत सिंह ने बताया कि इससे अंग्रेज भगाए जाते हैं और पिस्तौल को देखकर अंग्रेज दुम दबाकर भाग जाता है। ये बात भगत सिंह के दिमाग में घर कर गई। कुछ दिनों बाद नन्हे भगत सिंह अपने चाचा के साथ खेत में आए हुए थे। उनके चाचा अजीत सिंह खेत में एक आम का पेड़ लगा रहे थे। तब भगत सिंह ने पूछा, चाचा आप ये क्या कर रहे हैं? तो भगत सिंह के चाचा ने बताया कि मैं आम का पेड़ लगा रहा हूं।
जमीन में आम की गुठली बोने से आम का पौधा निकलेगा, फिर वो पौधा बड़ा होकर पेड़ बन जाएगा और फिर बहुत सारे आम लगेंगे। ये सुनकर भगत सिंह भागते हुए घर में आए और उन्होंने दराज में रखी चाचा की बंदूक निकाल ली और वापस खेत में पहुंचे। उन्होंने खेत में गड्ढा खोदना शुरू किया। ये देखकर उनके चाचा अजीत सिंह अचरज में पड़ गए। उन्होंने भगत सिंह से पूछा कि वो क्या कर रहा है। इस पर भगत सिंह ने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं बंदूक की फसल उगा रहा हूं। इस एक बंदूक से बहुत सारी बंदूकें पैदा होंगी और इन बंदूकों से हम अंग्रेजों को भगा देंगे और भारत माता को आजाद कराएंगे। यह सुनकर भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह जोर से हंसने लगे। उस वक्त तो ये बात रफा दफा हो गई, लेकिन बड़े होकर भगत सिंह ने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिया और भारत माता को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो बच्चों, ऐसे थे शहीद आजम भगत सिंह। बचपन में ही उन्होंने अपने जोश, जुनून, जज्बा और तेवर दिखा दिए थे। तो चलिए हम भी कसम खाते हैं कि भारत माता की सेवा में अपना तन, मन और धन सब कुछ लगा देंगे, गरीबों और मजदूरों की सेवा करेंगे। आपको नन्हे भगत सिंह की ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महान क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां की कहानी। ये उस दौर की बात है जब भारत आजाद नहीं हुआ था। बालक अशफाक उल्लाह खां के अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। अशफाक देश प्रेम से लबरेज शायरी और कविताएं लिखकर लोगों के अंदर देश को आजाद कराने का जज्बा पैदा कर रहे थे। अशफाक छुप छुप कर क्रांतिकारियों की मदद भी किया करते थे। अशफाक की अम्मी बेटे को देशभक्ति के रंग में रंगे देखकर बहुत खुश होती थीं, लेकिन उन्हें यह डर भी था कि अगर किसी दिन अशफाक पकड़े गए तो क्या वो अंग्रेजों के जुल्म बर्दाश्त कर पाएंगे। एक दिन अशफाक की अम्मी ने अशफाक से ये बात कही तो अशफाक ने जवाब दिया, अम्मी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, अंग्रेज मुझे फांसी पर भी चढ़ा देंगे तो मेरे मुंह से कोई राज नहीं उगलवा पाएंगे। इस पर अशफाक की मां ने कहा कि मैं तेरा इम्तिहान लूंगी। अशफाक की अम्मी ने एक दिया जलाया और कहा कि इस पर अपनी हथेली रख। अम्मी की बात सुनकर अशफाक ने झट से जलते हुए दिए की लौ पर अपना हाथ रख दिया। दिए की लौ की आग से अशफाक का हाथ जलने लगा, लेकिन उनके मुंह से उफ तक न निकली। अशफाक की अम्मी अपने लाडले की हथेली जलते देख रोने लगी, लेकिन अशफाक ने अपना हाथ नहीं हटाया। आखिरकार अम्मी ने फूंक मारकर दिए को बुझा दिया और अपने लाल को सीने से लगा लिया। अम्मी ने अशफाक को दुआएं देते हुए कहा कि जाओ और हिंदुस्तान को आजाद कराकर ही दम लेना। मां का आशीर्वाद पाने के बाद अशफाक दुगनी ताकत से भारत मां को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के काम में जुट गए। अशफाक उल्लाह खां कहा करते थे, हे मातृभूमि तेरी सेवा किया करूंगा, फांसी मिले मुझे या हो जन्म कैद मेरी, बंसी बजा बजा कर तेरा भजन करूंगा। आगे चलकर काकोरी केस में महान क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां को अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाई। जब उन्हें फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तो वे ऐसे खुश नजर आ रहे थे जैसे उन्होंने अपनी मां से किया वादा पूरा किया हो। अशफाक ने फांसी के फंदे को चूमकर भारत माता के चरणों में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। दोस्तों, अशफाक उल्लाह खां की कुर्बानी हमें ये प्रेरणा देती है कि हमें अपने देश और देशवासियों की सेवा के लिए अपना तन, मन और धन सब कुछ लगा देना चाहिए। 13 अप्रैल 1919 का वो खौफनाक दिन जब 2 कांग्रेस नेताओं को अरेस्ट करने के विरोध में पंजाब के अमृतसर में हजारों की तादाद में लोग जलियांवाला बाग में जमा हुए। ये लोग शांति के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तभी अंग्रेज जनरल रेजिनाल्ड डायर वहां पहुंचता है और अंग्रेज सैनिकों को निहत्थे मासूम लोगों पर फायरिंग का आदेश देता है। इसके बाद बंदूक की गोलियों के बीच पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की चीखों से पूरा जलियांवाला बाग गूंजने लगता है।
अंग्रेजों की बंदूकें तब तक आग उगलती रहीं जब तक कि वहां मौजूद एक भी शख्स जिंदा रहा। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग को शमशान बना दिया। इस रक्तपात के दौरान एक 20 साल का नौजवान किसी तरह बच गया। वो लाशों के अंबार को देखकर फूट फूट कर रो रहा था। उसने जनरल डायर और गोली चलाने का आदेश देने वाले पंजाब के गवर्नर जनरल माइकल ओडायर से इस हत्याकांड का बदला लेने की कसम खाई। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि महान क्रांतिकारी सरदार ऊधम सिंह थे। सरदार ऊधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर के सुनाम गांव में हुआ था। उनके पिता सरदार तेहाल सिंह रेलवे में चौकीदार थे। ऊधम सिंह का बचपन का नाम शेर सिंह था। जब ऊधम सिंह 7 साल के थे तो उनकी माता और पिता दोनों ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके बाद उन्हें अमृतसर के सेंट्रल खालसा अनाथालय भेज दिया गया। इसी अनाथालय में शेर सिंह को ऊधम सिंह का नाम दिया गया। ऊधम सिंह शहीद भगत सिंह को अपना गुरु मानते थे। जब ऊधम सिंह बड़े हुए तो उन्होंने सभी धर्मों के लोगों में एकता बनाने के लिए अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आजाद रख लिया। साल 1918 में ऊधम सिंह ने मैट्रिक की परीक्षा पास की और 1919 में उन्होंने अनाथालय को अलविदा कह दिया और आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। ऊधम सिंह के कानों में दिन रात जलियांवाला बाग में शहीद हुए लोगों की चीखें गूंजती रहती थीं। ऐसे में उन्होंने अपने साथियों के साथ चंदा इकट्ठा किया और अंग्रेजों से बदला लेने के लिए लंदन चले गए। लंदन पहुंचने पर पता चला कि जनरल रेजिनाल्ड डायर की ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई। अब उन्होंने दूसरे हत्यारे जनरल माइकल ओडायर को मारने की योजना बनाई। 6 साल तक वो जनरल डायर को मारने का मौका तलाशते रहे। आखिरकार 13 मार्च 1940 को उन्हें वो मौका मिल ही गया। 13 तारीख को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के कॉक्सटन हॉल में एक बैठक थी। वहां जनरल माइकल ओडायर को भी आना था। ऊधम सिंह ने अपनी बंदूक को एक मोटी सी किताब में छुपाया और वहां पहुंच गए। उन्होंने मौका पाते ही जनरल ओडायर पर फायरिंग की। 2 गोलियां लगने से जनरल ओडायर वहीं ढेर हो गया। ऊधम सिंह गिरफ्तार कर लिए गए। लंदन की अदालत में उनके ऊपर जनरल डायर की हत्या करने का मुकदमा चला। 4 जून 1940 को ऊधम सिंह को जनरल माइकल ओडायर की हत्या का दोषी माना गया। उन्हें 31 जुलाई 1940 को पेंटन विलेज जेल में फांसी दे दी गई और ऊधम सिंह सदा के लिए अमर हो गए। हद तो तब हो गई जब जालिम अंग्रेजों ने ऊधम सिंह की अंतिम रस्मों को भी वहां पूरा नहीं होने दिया। आजादी के बाद साल 1974 में ब्रिटेन ने उनके अवशेष भारत को सौंपे और भारत में विधिवत उनका अंतिम संस्कार किया गया। भारत का इतिहास अंग्रेजों के घर में घुसकर एक जालिम को उसके किए की सजा देने वाले सरदार ऊधम सिंह को हमेशा याद रखेगा। हम सरदार ऊधम सिंह को कोटि कोटि नमन करते हैं और उन्हें क्रांतिकारी सलाम पेश करते हैं। झारखंड की धरती पर एक ऐसा सितारा चमका जिसने अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ क्रांति की ज्वाला को भड़काया। वो शख्स कोई और नहीं था बल्कि बिरसा मुंडा थे। एक आदिवासी योद्धा, एक समाज सुधारक और एक ऐसा क्रांतिकारी जिनके नाम से अंग्रेजों की नींदें उड़ जाती थी, जिन्होंने नारा दिया ऊल गुलान। ऊल गुलान मतलब महाविद्रोह। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलिहातू गांव में हुआ था। बचपन से ही बिरसा ने अपने समाज में फैली कुरीतियों और अंग्रेजों के अत्याचार को देखा। अंग्रेज अपनी कुटिल नीति से आदिवासियों को उनके जल, जंगल, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों से बेदखल कर रहे थे। 19वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ बिरसा मुंडा ने जंग छेड़ दी। यह कोई आम विद्रोह नहीं था। यह आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति को बचाने के लिए महायुद्ध था।
पिछले सभी विद्रोहों से सीखते हुए बिरसा मुंडा ने सभी आदिवासियों को संगठित किया और अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान का ऐलान किया। इस दौरान बिरसा मुंडा का ध्यान मुंडा समुदाय की गरीबी की ओर गया। आदिवासियों का जीवन बदहाली और अभावों से भरा हुआ था और इस स्थिति का फायदा मिशनरी उठाते थे। मिशनरी आदिवासियों को ईसाईयत का पाठ पढ़ाते थे। बिरसा मुंडा वैष्णव धर्म की ओर मुड़ गए और आदिवासियों को धर्म एवं संस्कृति से जुड़े रहने के लिए कहते थे और साथ ही मिशनरियों के कुचक्र से बचने की सलाह भी देते थे। धीरे धीरे लोग बिरसा मुंडा की कही बातों पर विश्वास करने लगे और मिशनरियों की बातों को नकारने लगे। इससे बिरसा मुंडा इतने मशहूर हो गए कि लोग उन्हें धरती आबा कहकर पुकारने लगे। अपनी गतिविधियों की वजह से आदिवासी पुनरुत्थान के नायक बिरसा मुंडा अंग्रेजों के साथ साथ अब मिशनरियों की आंखों में भी खटकने लगे थे। अंग्रेजों और मिशनरियों को अपने मकसद में बिरसा मुंडा सबसे बड़े बाधक लगने लगे। आखिरकार 3 फरवरी 1900 को अंग्रेजों ने षड्यंत्र कर बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर के जाम को पाए जंगल में गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजों के पास बिरसा मुंडा के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। अंग्रेज बिरसा मुंडा के खिलाफ कोई बड़ा केस नहीं बना पाए। ऐसे में उनके जल्द ही छूटने की उम्मीद थी। इस बीच 9 जून 1900 की सुबह उन्हें अचानक उल्टियां होने लगी और वो अचेत होकर जेल में ही गिर पड़े। डॉक्टर ने उनकी नाड़ी देखी तो पता चला कि उनका निधन हो गया था। इतिहासकार मानते हैं कि उन्हें जहर दिया गया था। बिरसा मुंडा की शहादत ने आदिवासियों को एक नई दिशा दी। उनका संघर्ष आज भी प्रेरणा का स्रोत है। बिरसा मुंडा का नाम हमेशा इतिहास के सुनहरे पन्नों में चमकता रहेगा। वो एक सच्चे देशभक्त थे, एक वीर सपूत थे और एक आदिवासी आंदोलन के प्रणेता थे। बिरसा मुंडा हमेशा अमर रहेंगे। जब जब आदिवासी विद्रोह की बात होगी, धरती आबा का नाम पहली पंक्ति में लिया जाएगा। साल 1906 में बंगाल के मिदनापुर में एक मेले में एक 15 साल का लड़का अंग्रेजों के खिलाफ पर्चा बांट रहा था। वंदे मातरम नाम से बांटे जाने वाले इस पर्चे को स्वतंत्रता सेनानी सत्येंद्र नाथ बोस ने लिखा था। पर्चा बांटते वक्त लड़के को अंग्रेजों के जासूस रामचरण सेन ने देख लिया। उसने इसकी सूचना एक सिपाही को दे दी। सिपाही ने उस लड़के को पकड़ लिया। लड़के ने अंग्रेज सिपाही के मुंह पर जोर का मुक्का मारा और भाग गया। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे। जी हां, वही खुदीराम बोस जिन्हें 18 साल की छोटी सी उम्र में मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस में अंग्रेजों ने फांसी दी। खुदीराम बोस के क्रांतिकारी जीवन की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। खुदीराम का जन्म 3 दिसंबर 1989 को बंगाल के मिदनापुर के हबीबपुर में हुआ था। बचपन में ही माता पिता का निधन होने के चलते उनकी बड़ी बहन ने उनका लालन पालन किया। साल 1905 में बंगाल का विभाजन होने के बाद खुदीराम बोस आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। सत्येंद्र बोस खुदीराम बोस के क्रांतिकारी गुरु थे। खुदीराम बोस छात्र जीवन में ही जलसे और जुलूसों में जाने लगे थे और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाने लगे थे। 9वीं क्लास के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और जंगे आजादी में कूद पड़े। उस दौर में एक जालिम अंग्रेज जज हुआ करता था, डगलस किंग्सफोर्ड, जो भारतीय क्रांतिकारियों को भयानक सजाएं देता था। 15 साल की उम्र में उसने खुदीराम बोस को 15 कोड़े मारने की सजा दी थी। किंग्सफोर्ड से परेशान भारतीय क्रांतिकारियों ने एकजुट होकर उसकी हत्या का प्लान बनाया और उसकी जिम्मेदारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी को दी गई। इसकी सूचना मिलने पर डर के मारे किंग्सफोर्ड ने अपना ट्रांसफर बंगाल से बिहार करा लिया। ऐसे में दोनों क्रांतिकारी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले पहुंचे और मौका देखकर उन्होंने किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम फेंक दिया। मगर अफसोस, बग्घी में किंग्सफोर्ड नहीं था। इस हमले में दूसरे अंग्रेज अधिकारी की पत्नी की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस इन दोनों के पीछे पड़ गई। वैनी रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मोकामा रेलवे स्टेशन पर खुद को पुलिस से घिरा पाकर प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने अपने आप को गोली मार ली और शहीद हो गए।
खुदीराम पर अंग्रेजों की अदालत में केस चला। जज कॉर्नडॉफ ने खुदीराम से पूछा, तुम बम बनाना जानते हो? उन्होंने कहा, मेरे वकील ने कहा है कि मैं अभी कम उम्र हूं, मैं बम नहीं बना सकता हूं। जज साहब, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको भी बम बनाना सिखा दूंगा। यह सुनकर जज कॉर्नडॉफ हिल गया और उसने फांसी की सजा का ऐलान कर दिया। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी की सजा दी गई। जब खुदीराम को फांसी की सजा दी गई तो उनकी उम्र 18 साल 8 महीने और 8 दिन थी। खुदीराम की शहादत से पूरा देश दर्द से कर रहा उठा। तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए और लोगों ने शोक मनाया। खुदीराम की शहादत आज भी हमारे दिल में देशभक्ति की भावना भर देती है। उनके बलिदान को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। आने वाली पुश्तें हमेशा खुदीराम बोस की शहादत की ऋणी रहेंगी। बच्चों, भगत सिंह बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। उन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दिया। कहते हैं कि बचपन से ही भगत सिंह क्रांतिकारी स्वभाव के थे। वो बच्चों से कहते थे कि बड़े होकर अंग्रेजों को मार भगाएंगे और भारत को आजाद कराएंगे। नन्हे भगत सिंह बचपन में बंदूक की खेती किया करते थे। जी हां, बंदूक की खेती। आज हम इससे जुड़ा एक मजेदार किस्सा आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर क्या हुआ था जो भगत सिंह बचपन में ही बंदूक की खेती करने लगे। असल में भगत सिंह महान क्रांतिकारी सरदार अजीत सिंह के भतीजे थे। अजीत सिंह ने 1907 में अंग्रेजों के काले कानूनों के खिलाफ पंजाब में पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन किया था। एक दिन अजीत सिंह घर के आंगन में बैठे थे, तभी नन्हे भगत सिंह खेलते खेलते उनके पास पहुंचे। उनके हाथ में अजीत सिंह की पिस्तौल लग गई। नन्हे भगत सिंह ने अपने चाचा से पूछा कि ये क्या है? चाचा अजीत सिंह ने बताया कि ये पिस्तौल है। नन्हे भगत सिंह ने कौतूहल से पूछा कि इससे क्या होता है? चाचा अजीत सिंह ने बताया कि इससे अंग्रेज भगाए जाते हैं और पिस्तौल को देखकर अंग्रेज दुम दबाकर भाग जाता है। ये बात भगत सिंह के दिमाग में घर कर गई। कुछ दिनों बाद नन्हे भगत सिंह अपने चाचा के साथ खेत में आए हुए थे। उनके चाचा अजीत सिंह खेत में एक आम का पेड़ लगा रहे थे। तब भगत सिंह ने पूछा, चाचा आप ये क्या कर रहे हैं? तो भगत सिंह के चाचा ने बताया कि मैं आम का पेड़ लगा रहा हूं। जमीन में आम की गुठली बोने से आम का पौधा निकलेगा, फिर वो पौधा बड़ा होकर पेड़ बन जाएगा और फिर बहुत सारे आम लगेंगे। ये सुनकर भगत सिंह भागते हुए घर में आए और उन्होंने दराज में रखी चाचा की बंदूक निकाल ली और वापस खेत में पहुंचे। उन्होंने खेत में गड्ढा खोदना शुरू किया। ये देखकर उनके चाचा अजीत सिंह अचरज में पड़ गए। उन्होंने भगत सिंह से पूछा कि वो क्या कर रहा है। इस पर भगत सिंह ने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं बंदूक की फसल उगा रहा हूं। इस एक बंदूक से बहुत सारी बंदूकें पैदा होंगी और इन बंदूकों से हम अंग्रेजों को भगा देंगे और भारत माता को आजाद कराएंगे। यह सुनकर भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह जोर से हंसने लगे। उस वक्त तो ये बात रफा दफा हो गई, लेकिन बड़े होकर भगत सिंह ने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिया और भारत माता को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो बच्चों, ऐसे थे शहीद आजम भगत सिंह। बचपन में ही उन्होंने अपने जोश, जुनून, जज्बा और तेवर दिखा दिए थे। तो चलिए हम भी कसम खाते हैं कि भारत माता की सेवा में अपना तन, मन और धन सब कुछ लगा देंगे, गरीबों और मजदूरों की सेवा करेंगे। आपको नन्हे भगत सिंह की ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महान क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां की कहानी। ये उस दौर की बात है जब भारत आजाद नहीं हुआ था। बालक अशफाक उल्लाह खां के अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। अशफाक देश प्रेम से लबरेज शायरी और कविताएं लिखकर लोगों के अंदर देश को आजाद कराने का जज्बा पैदा कर रहे थे।
अशफाक छुप छुप कर क्रांतिकारियों की मदद भी किया करते थे। अशफाक की अम्मी बेटे को देशभक्ति के रंग में रंगे देखकर बहुत खुश होती थी, लेकिन उन्हें यह डर भी था कि अगर किसी दिन अशफाक पकड़े गए तो क्या वो अंग्रेजों के जुल्म बर्दाश्त कर पाएंगे। एक दिन अशफाक की अम्मी ने अशफाक से ये बात कही तो अशफाक ने जवाब दिया, अम्मी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, अंग्रेज मुझे फांसी पर भी चढ़ा देंगे तो मेरे मुंह से कोई राज नहीं उगलवा पाएंगे। इस पर अशफाक की मां ने कहा कि मैं तेरा इम्तिहान लूंगी। अशफाक की अम्मी ने एक दिया जलाया और कहा कि इस पर अपनी हथेली रख। अम्मी की बात सुनकर अशफाक ने झट से जलते हुए दिए की लौ पर अपना हाथ रख दिया। दिए की लौ की आग से अशफाक का हाथ जलने लगा, लेकिन उनके मुंह से उफ तक न निकली। अशफाक की अम्मी अपने लाडले की हथेली जलते देख रोने लगी, लेकिन अशफाक ने अपना हाथ नहीं हटाया। आखिरकार अम्मी ने फूंक मारकर दिए को बुझा दिया और अपने लाल को सीने से लगा लिया। अम्मी ने अशफाक को दुआएं देते हुए कहा कि जाओ और हिंदुस्तान को आजाद कराकर ही दम लेना। मां का आशीर्वाद पाने के बाद अशफाक दुगनी ताकत से भारत मां को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के काम में जुट गए। अशफाक उल्लाह खां कहा करते थे, हे मातृभूमि तेरी सेवा किया करूंगा, फांसी मिले मुझे या हो जन्म कैद मेरी, बंसी बजा बजा कर तेरा भजन करूंगा। आगे चलकर काकोरी केस में महान क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां को अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाई। जब उन्हें फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तो वे ऐसे खुश नजर आ रहे थे जैसे उन्होंने अपनी मां से किया वादा पूरा किया हो। अशफाक ने फांसी के फंदे को चूमकर भारत माता के चरणों में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। दोस्तों, अशफाक उल्लाह खां की कुर्बानी हमें ये प्रेरणा देती है कि हमें अपने देश और देशवासियों की सेवा के लिए अपना तन, मन और धन सब कुछ लगा देना चाहिए। 13 अप्रैल 1919 का वो खौफनाक दिन जब 2 कांग्रेस नेताओं को अरेस्ट करने के विरोध में पंजाब के अमृतसर में हजारों की तादाद में लोग जलियांवाला बाग में जमा हुए। ये लोग शांति के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तभी अंग्रेज जनरल रेजिनाल्ड डायर वहां पहुंचता है और अंग्रेज सैनिकों को निहत्थे मासूम लोगों पर फायरिंग का आदेश देता है। इसके बाद बंदूक की गोलियों के बीच पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की चीखों से पूरा जलियांवाला बाग गूंजने लगता है। अंग्रेजों की बंदूकें तब तक आग उगलती रहीं जब तक कि वहां मौजूद एक भी शख्स जिंदा रहा। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग को शमशान बना दिया। इस रक्तपात के दौरान एक 20 साल का नौजवान किसी तरह बच गया। वो लाशों के अंबार को देखकर फूट फूट कर रो रहा था। उसने जनरल डायर और गोली चलाने का आदेश देने वाले पंजाब के गवर्नर जनरल माइकल ओडायर से इस हत्याकांड का बदला लेने की कसम खाई। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि महान क्रांतिकारी सरदार ऊधम सिंह थे। सरदार ऊधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर के सुनाम गांव में हुआ था। उनके पिता सरदार तेहाल सिंह रेलवे में चौकीदार थे। ऊधम सिंह का बचपन का नाम शेर सिंह था। जब ऊधम सिंह 7 साल के थे तो उनकी माता और पिता दोनों ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके बाद उन्हें अमृतसर के सेंट्रल खालसा अनाथालय भेज दिया गया। इसी अनाथालय में शेर सिंह को ऊधम सिंह का नाम दिया गया। ऊधम सिंह शहीद भगत सिंह को अपना गुरु मानते थे। जब ऊधम सिंह बड़े हुए तो उन्होंने सभी धर्मों के लोगों में एकता बनाने के लिए अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आजाद रख लिया। साल 1918 में ऊधम सिंह ने मैट्रिक की परीक्षा पास की और 1919 में उन्होंने अनाथालय को अलविदा कह दिया और आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। ऊधम सिंह के कानों में दिन रात जलियांवाला बाग में शहीद हुए लोगों की चीखें गूंजती रहती थीं। ऐसे में उन्होंने अपने साथियों के साथ चंदा इकट्ठा किया और अंग्रेजों से बदला लेने के लिए लंदन चले गए। लंदन पहुंचने पर पता चला कि जनरल रेजिनाल्ड डायर की ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई। अब उन्होंने दूसरे हत्यारे जनरल माइकल ओडायर को मारने की योजना बनाई।
6 साल तक वो जनरल ड्रायर को मारने का मौका तलाशते रहे। आखिरकार 13 मार्च 1940 को उन्हें वो मौका मिल ही गया। 13 तारीख को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के कॉक्सटन हॉल में एक बैठक थी। वहां जनरल माइकल ओ ड्वायर को भी आना था। ऊधम सिंह ने अपनी बंदूक को एक मोटी सी किताब में छुपाया और वहां पहुंच गए। उन्होंने मौका पाते ही जनरल ओ ड्वायर पर फायरिंग की। 2 गोलियां लगने से जनरल ओ ड्वायर वहीं ढेर हो गया। ऊधम सिंह गिरफ्तार कर लिए गए। लंदन की अदालत में उनके ऊपर जनरल डायर की हत्या करने का मुकदमा चला। 4 जून 1940 को ऊधम सिंह को जनरल माइकल ओ ड्वायर की हत्या का दोषी माना गया। उन्हें 31 जुलाई 1940 को पेंटन विलेज जेल में फांसी दे दी गई और ऊधम सिंह सदा के लिए अमर हो गए। हद तो तब हो गई जब जालिम अंग्रेजों ने ऊधम सिंह की अंतिम रस्मों को भी वहां पूरा नहीं होने दिया। आजादी के बाद साल 1974 में ब्रिटेन ने उनके अवशेष भारत को सौंपे और भारत में विधिवत उनका अंतिम संस्कार किया गया। भारत का इतिहास अंग्रेजों के घर में घुसकर एक जालिम को उसके किए की सजा देने वाले सरदार ऊधम सिंह को हमेशा याद रखेगा। हम सरदार ऊधम सिंह को कोटि कोटि नमन करते हैं और उन्हें क्रांतिकारी सलाम पेश करते हैं। झारखंड की धरती पर एक ऐसा सितारा चमका जिसने अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ क्रांति की ज्वाला को भड़काया। वो शख्स कोई और नहीं था बल्कि बिरसा मुंडा थे। एक आदिवासी योद्धा, एक समाज सुधारक और एक ऐसा क्रांतिकारी जिनके नाम से अंग्रेजों की नींदें उड़ जाती थी, जिन्होंने नारा दिया ऊल गुलान। ऊल गुलान मतलब महाविद्रोह। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलिहातू गांव में हुआ था। बचपन से ही बिरसा ने अपने समाज में फैली कुरीतियों और अंग्रेजों के अत्याचार को देखा। अंग्रेज अपनी कुटिल नीति से आदिवासियों को उनके जल, जंगल, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों से बेदखल कर रहे थे। 19वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ बिरसा मुंडा ने जंग छेड़ दी। यह कोई आम विद्रोह नहीं था। यह आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति को बचाने के लिए महायुद्ध था। पिछले सभी विद्रोहों से सीखते हुए बिरसा मुंडा ने सभी आदिवासियों को संगठित किया और अंग्रेजों के खिलाफ उल गुलान का ऐलान किया। इस दौरान बिरसा मुंडा का ध्यान मुंडा समुदाय की गरीबी की ओर गया। आदिवासियों का जीवन बदहाली और अभावों से भरा हुआ था और इस स्थिति का फायदा मिशनरी उठाते थे। मिशनरी आदिवासियों को ईसाईयत का पाठ पढ़ाते थे। बिरसा मुंडा वैष्णव धर्म की ओर मुड़ गए और आदिवासियों को धर्म एवं संस्कृति से जुड़े रहने के लिए कहते थे और साथ ही मिशनरियों के कुचक्र से बचने की सलाह भी देते थे। धीरे धीरे लोग बिरसा मुंडा की कही बातों पर विश्वास करने लगे और मिशनरियों की बातों को नकारने लगे। इससे बिरसा मुंडा इतने मशहूर हो गए कि लोग उन्हें धरती आबा कहकर पुकारने लगे। अपनी गतिविधियों की वजह से आदिवासी पुनरुत्थान के नायक बिरसा मुंडा अंग्रेजों के साथ साथ अब मिशनरियों की आंखों में भी खटकने लगे थे। अंग्रेजों और मिशनरियों को अपने मकसद में बिरसा मुंडा सबसे बड़े बाधक लगने लगे। आखिरकार 3 फरवरी 1900 को अंग्रेजों ने षड्यंत्र कर बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर के जाम को पाए जंगल में गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजों के पास बिरसा मुंडा के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। अंग्रेज बिरसा मुंडा के खिलाफ कोई बड़ा केस नहीं बना पाए। ऐसे में उनके जल्द ही छूटने की उम्मीद थी। इस बीच 9 जून 1900 की सुबह उन्हें अचानक उल्टियां होने लगी और वो अचेत होकर जेल में ही गिर पड़े। डॉक्टर ने उनकी नाड़ी देखी तो पता चला कि उनका निधन हो गया था। इतिहासकार मानते हैं कि उन्हें जहर दिया गया था। बिरसा मुंडा की शहादत ने आदिवासियों को एक नई दिशा दी। उनका संघर्ष आज भी प्रेरणा का स्रोत है। बिरसा मुंडा का नाम हमेशा इतिहास के सुनहरे पन्नों में चमकता रहेगा। वो एक सच्चे देशभक्त थे
एक वीर सपूत थे और एक आदिवासी आंदोलन के प्रणेता थे। बिरसा मुंडा हमेशा अमर रहेंगे। जब जब आदिवासी विद्रोह की बात होगी, धरती आबा का नाम पहली पंक्ति में लिया जाएगा। साल 1906 में बंगाल के मिदनापुर में एक मेले में एक 15 साल का लड़का अंग्रेजों के खिलाफ पर्चा बांट रहा था। वंदे मातरम नाम से बांटे जाने वाले इस पर्चे को स्वतंत्रता सेनानी सत्येंद्र नाथ बोस ने लिखा था। पर्चा बांटते वक्त लड़के को अंग्रेजों के जासूस रामचरण सेन ने देख लिया। उसने इसकी सूचना एक सिपाही को दे दी। सिपाही ने उस लड़के को पकड़ लिया। लड़के ने अंग्रेज सिपाही के मुंह पर जोर का मुक्का मारा और भाग गया। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे। जी हां, वही खुदीराम बोस जिन्हें 18 साल की छोटी सी उम्र में मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस में अंग्रेजों ने फांसी दी। खुदीराम बोस के क्रांतिकारी जीवन की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। खुदीराम का जन्म 3 दिसंबर 1989 को बंगाल के मिदनापुर के हबीबपुर में हुआ था। बचपन में ही माता पिता का निधन होने के चलते उनकी बड़ी बहन ने उनका लालन पालन किया। साल 1905 में बंगाल का विभाजन होने के बाद खुदीराम बोस आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। सत्येंद्र बोस खुदीराम बोस के क्रांतिकारी गुरु थे। खुदीराम बोस छात्र जीवन में ही जलसे और जुलूसों में जाने लगे थे और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाने लगे थे। 9वीं क्लास के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और जंगे आजादी में कूद पड़े। उस दौर में एक जालिम अंग्रेज जज हुआ करता था, डगलस किंग्सफोर्ड, जो भारतीय क्रांतिकारियों को भयानक सजाएं देता था। 15 साल की उम्र में उसने खुदीराम बोस को 15 कोड़े मारने की सजा दी थी। किंग्सफोर्ड से परेशान भारतीय क्रांतिकारियों ने एकजुट होकर उसकी हत्या का प्लान बनाया और उसकी जिम्मेदारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी को दी गई। इसकी सूचना मिलने पर डर के मारे किंग्सफोर्ड ने अपना ट्रांसफर बंगाल से बिहार करा लिया। ऐसे में दोनों क्रांतिकारी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले पहुंचे और मौका देखकर उन्होंने किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम फेंक दिया। मगर अफसोस, बग्घी में किंग्सफोर्ड नहीं था। इस हमले में दूसरे अंग्रेज अधिकारी की पत्नी की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस इन दोनों के पीछे पड़ गई। वैनी रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मोकामा रेलवे स्टेशन पर खुद को पुलिस से घिरा पाकर प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने अपने आप को गोली मार ली और शहीद हो गए। खुदीराम पर अंग्रेजों की अदालत में केस चला। जज कॉर्नडॉफ ने खुदीराम से पूछा, तुम बम बनाना जानते हो? उन्होंने कहा, मेरे वकील ने कहा है कि मैं अभी कम उम्र हूं, मैं बम नहीं बना सकता हूं। जज साहब, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको भी बम बनाना सिखा दूंगा। यह सुनकर जज कॉर्नडॉफ हिल गया और उसने फांसी की सजा का ऐलान कर दिया। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी की सजा दी गई। जब खुदीराम को फांसी की सजा दी गई तो उनकी उम्र 18 साल 8 महीने और 8 दिन थी। खुदीराम की शहादत से पूरा देश दर्द से कर रहा उठा। तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए और लोगों ने शोक मनाया। खुदीराम की शहादत आज भी हमारे दिल में देशभक्ति की भावना भर देती है। उनके बलिदान को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। आने वाली पुश्तें हमेशा खुदीराम बोस की शहादत की ऋणी रहेंगी। बच्चों, भगत सिंह बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। उन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दिया। कहते हैं कि बचपन से ही भगत सिंह क्रांतिकारी स्वभाव के थे। वो बच्चों से कहते थे कि बड़े होकर अंग्रेजों को मार भगाएंगे और भारत को आजाद कराएंगे। नन्हे भगत सिंह बचपन में बंदूक की खेती किया करते थे। जी हां, बंदूक की खेती। आज हम इससे जुड़ा एक मजेदार किस्सा आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर क्या हुआ था जो भगत सिंह बचपन में ही बंदूक की खेती करने लगे। असल में भगत सिंह महान क्रांतिकारी सरदार अजीत सिंह के भतीजे थे। अजीत सिंह ने 1907 में अंग्रेजों के काले कानूनों के खिलाफ पंजाब में पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन किया था।
एक दिन अजीत सिंह घर के आंगन में बैठे थे, तभी नन्हे भगत सिंह खेलते खेलते उनके पास पहुंचे। उनके हाथ में अजीत सिंह की पिस्तौल लग गई। नन्हे भगत सिंह ने अपने चाचा से पूछा कि ये क्या है। चाचा अजीत सिंह ने बताया कि ये पिस्तौल है। नन्हे भगत सिंह ने कौतूहल से पूछा कि इससे क्या होता है। चाचा अजीत सिंह ने बताया कि इससे अंग्रेज भगाए जाते हैं और पिस्तौल को देखकर अंग्रेज दुम दबाकर भाग जाता है। यह बात भगत सिंह के दिमाग में घर कर गई। कुछ दिनों बाद नन्हे भगत सिंह अपने चाचा के साथ खेत में आए हुए थे। उनके चाचा अजीत सिंह खेत में एक आम का पेड़ लगा रहे थे। तब भगत सिंह ने पूछा, चाचा आप ये क्या कर रहे हैं? तो भगत सिंह के चाचा ने बताया कि मैं आम का पेड़ लगा रहा हूं। जमीन में आम की गुठली बोने से आम का पौधा निकलेगा, फिर वो पौधा बड़ा होकर पेड़ बन जाएगा और फिर बहुत सारे आम लगेंगे। ये सुनकर भगत सिंह भागते हुए घर में आए और उन्होंने दराज में रखी चाचा की बंदूक निकाल ली और वापस खेत में पहुंचे। उन्होंने खेत में गड्ढा खोदना शुरू किया। ये देखकर उनके चाचा अजीत सिंह अचरज में पड़ गए। उन्होंने भगत सिंह से पूछा कि वो क्या कर रहा है। इस पर भगत सिंह ने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं बंदूक की फसल उगा रहा हूं। इस एक बंदूक से बहुत सारी बंदूकें पैदा होंगी और इन बंदूकों से हम अंग्रेजों को भगा देंगे और भारत माता को आजाद कराएंगे। यह सुनकर भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह जोर से हंसने लगे। उस वक्त तो ये बात रफा दफा हो गई, लेकिन बड़े होकर भगत सिंह ने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिया और भारत माता को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो बच्चों, ऐसे थे शहीद आजम भगत सिंह। बचपन में ही उन्होंने अपने जोश, जुनून, जज्बा और तेवर दिखा दिए थे। तो चलिए हम भी कसम खाते हैं कि भारत माता की सेवा में अपना तन, मन और धन सब कुछ लगा देंगे। गरीबों और मजदूरों की सेवा करेंगे। आपको नन्हे भगत सिंह की ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महान क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां की कहानी। ये उस दौर की बात है जब भारत आजाद नहीं हुआ था। बालक अशफाक उल्लाह खां के अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। अशफाक देश प्रेम से लबरेज शायरी और कविताएं लिखकर लोगों के अंदर देश को आजाद कराने का जज्बा पैदा कर रहे थे। अशफाक छुप छुप कर क्रांतिकारियों की मदद भी किया करते थे। अशफाक की अम्मी बेटे को देशभक्ति के रंग में रंगे देखकर बहुत खुश होती थी, लेकिन उन्हें यह डर भी था कि अगर किसी दिन अशफाक पकड़े गए तो क्या वो अंग्रेजों के जुल्म बर्दाश्त कर पाएंगे। एक दिन अशफाक की अम्मी ने अशफाक से ये बात कही तो अशफाक ने जवाब दिया, अम्मी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, अंग्रेज मुझे फांसी पर भी चढ़ा देंगे तो मेरे मुंह से कोई राज नहीं उगलवा पाएंगे। इस पर अशफाक की मां ने कहा कि मैं तेरा इम्तिहान लूंगी। अशफाक की अम्मी ने एक दिया जलाया और कहा कि इस पर अपनी हथेली रख। अम्मी की बात सुनकर अशफाक ने झट से जलते हुए दिए की लौ पर अपना हाथ रख दिया। दिए की लौ की आग से अशफाक का हाथ जलने लगा, लेकिन उनके मुंह से उफ तक न निकली। अशफाक की अम्मी अपने लाडले की हथेली जलते देख रोने लगी, लेकिन अशफाक ने अपना हाथ नहीं हटाया। आखिरकार अम्मी ने फूंक मारकर दिए को बुझा दिया और अपने लाल को सीने से लगा लिया। अम्मी ने अशफाक को दुआएं देते हुए कहा कि जाओ और हिंदुस्तान को आजाद कराकर ही दम लेना। मां का आशीर्वाद पाने के बाद अशफाक दुगनी ताकत से भारत मां को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के काम में जुट गए। अशफाक उल्लाह खां कहा करते थे, हे मातृभूमि तेरी सेवा किया करूंगा, फांसी मिले मुझे या हो जन्म कैद मेरी, बंसी बजा बजा कर तेरा भजन करूंगा। आगे चलकर काकोरी केस में महान क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां को अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाई। जब उन्हें फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तो वे ऐसे खुश नजर आ रहे थे जैसे उन्होंने अपनी मां से किया वादा पूरा किया हो। अशफाक ने फांसी के फंदे को चूमकर भारत माता के चरणों में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया।
दोस्तों, अशफाक उल्लाह खां की कुर्बानी हमें ये प्रेरणा देती है कि हमें अपने देश और देशवासियों की सेवा के लिए अपना तन, मन और धन सब कुछ लगा देना चाहिए। 13 अप्रैल 1919 का वो खौफनाक दिन जब 2 कांग्रेस नेताओं को अरेस्ट करने के विरोध में पंजाब के अमृतसर में हजारों की तादाद में लोग जलियांवाला बाग में जमा हुए। ये लोग शांति के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तभी अंग्रेज जनरल रेजिनाल्ड डायर वहां पहुंचता है और अंग्रेज सैनिकों को निहत्थे मासूम लोगों पर फायरिंग का आदेश देता है। इसके बाद बंदूक की गोलियों के बीच पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की चीखों से पूरा जलियांवाला बाग गूंजने लगता है। अंग्रेजों की बंदूकें तब तक आग उगलती रहीं जब तक कि वहां मौजूद एक भी शख्स जिंदा रहा। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग को शमशान बना दिया। इस रक्तपात के दौरान एक 20 साल का नौजवान किसी तरह बच गया। वो लाशों के अंबार को देखकर फूट फूट कर रो रहा था। उसने जनरल डायर और गोली चलाने का आदेश देने वाले पंजाब के गवर्नर जनरल माइकल ओडायर से इस हत्याकांड का बदला लेने की कसम खाई। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि महान क्रांतिकारी सरदार ऊधम सिंह थे। सरदार ऊधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर के सुनाम गांव में हुआ था। उनके पिता सरदार तेहाल सिंह रेलवे में चौकीदार थे। ऊधम सिंह का बचपन का नाम शेर सिंह था। जब ऊधम सिंह 7 साल के थे तो उनकी माता और पिता दोनों ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके बाद उन्हें अमृतसर के सेंट्रल खालसा अनाथालय भेज दिया गया। इसी अनाथालय में शेर सिंह को ऊधम सिंह का नाम दिया गया। ऊधम सिंह शहीद भगत सिंह को अपना गुरु मानते थे। जब ऊधम सिंह बड़े हुए तो उन्होंने सभी धर्मों के लोगों में एकता बनाने के लिए अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आजाद रख लिया। साल 1918 में ऊधम सिंह ने मैट्रिक की परीक्षा पास की और 1919 में उन्होंने अनाथालय को अलविदा कह दिया और आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। ऊधम सिंह के कानों में दिन रात जलियांवाला बाग में शहीद हुए लोगों की चीखें गूंजती रहती थीं। ऐसे में उन्होंने अपने साथियों के साथ चंदा इकट्ठा किया और अंग्रेजों से बदला लेने के लिए लंदन चले गए। लंदन पहुंचने पर पता चला कि जनरल रेजिनाल्ड डायर की ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई। अब उन्होंने दूसरे हत्यारे जनरल माइकल ओडायर को मारने की योजना बनाई। 6 साल तक वो जनरल डायर को मारने का मौका तलाशते रहे। आखिरकार 13 मार्च 1940 को उन्हें वो मौका मिल ही गया। 13 तारीख को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के कॉक्सटन हॉल में एक बैठक थी। वहां जनरल माइकल ओडायर को भी आना था। ऊधम सिंह ने अपनी बंदूक को एक मोटी सी किताब में छुपाया और वहां पहुंच गए। उन्होंने मौका पाते ही जनरल ओडायर पर फायरिंग की। 2 गोलियां लगने से जनरल ओडायर वहीं ढेर हो गया। ऊधम सिंह गिरफ्तार कर लिए गए। लंदन की अदालत में उनके ऊपर जनरल डायर की हत्या करने का मुकदमा चला। 4 जून 1940 को ऊधम सिंह को जनरल माइकल ओडायर की हत्या का दोषी माना गया। उन्हें 31 जुलाई 1940 को पेंटन विलेज जेल में फांसी दे दी गई और ऊधम सिंह सदा के लिए अमर हो गए। हद तो तब हो गई जब जालिम अंग्रेजों ने ऊधम सिंह की अंतिम रस्मों को भी वहां पूरा नहीं होने दिया। आजादी के बाद साल 1974 में ब्रिटेन ने उनके अवशेष भारत को सौंपे और भारत में विधिवत उनका अंतिम संस्कार किया गया। भारत का इतिहास अंग्रेजों के घर में घुसकर एक जालिम को उसके किए की सजा देने वाले सरदार ऊधम सिंह को हमेशा याद रखेगा। हम सरदार ऊधम सिंह को कोटि कोटि नमन करते हैं और उन्हें क्रांतिकारी सलाम पेश करते हैं। झारखंड की धरती पर एक ऐसा सितारा चमका जिसने अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ क्रांति की ज्वाला को भड़काया। वो शख्स कोई और नहीं था बल्कि बिरसा मुंडा थे, एक आदिवासी योद्धा, एक समाज सुधारक और एक ऐसा क्रांतिकारी
जिनके नाम से अंग्रेजों की नींदें उड़ जाती थी, जिन्होंने नारा दिया ऊल गुलान मतलब महाविद्रोह। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलिहातू गांव में हुआ था। बचपन से ही बिरसा ने अपने समाज में फैली कुरीतियों और अंग्रेजों के अत्याचार को देखा। अंग्रेज अपनी कुटिल नीति से आदिवासियों को उनके जल, जंगल, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों से बेदखल कर रहे थे। 19वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ बिरसा मुंडा ने जंग छेड़ दी। यह कोई आम विद्रोह नहीं था, यह आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति को बचाने के लिए महायुद्ध था। पिछले सभी विद्रोहों से सीखते हुए बिरसा मुंडा ने सभी आदिवासियों को संगठित किया और अंग्रेजों के खिलाफ उल गुलान का ऐलान किया। इस दौरान बिरसा मुंडा का ध्यान मुंडा समुदाय की गरीबी की ओर गया। आदिवासियों का जीवन बदहाली और अभावों से भरा हुआ था और इस स्थिति का फायदा मिशनरी उठाते थे। मिशनरी आदिवासियों को ईसाईयत का पाठ पढ़ाते थे। बिरसा मुंडा वैष्णव धर्म की ओर मुड़ गए और आदिवासियों को धर्म एवं संस्कृति से जुड़े रहने के लिए कहते थे और साथ ही मिशनरियों के कुचक्र से बचने की सलाह भी देते थे। धीरे धीरे लोग बिरसा मुंडा की कही बातों पर विश्वास करने लगे और मिशनरियों की बातों को नकारने लगे। इससे बिरसा मुंडा इतने मशहूर हो गए कि लोग उन्हें धरती आबा कहकर पुकारने लगे। अपनी गतिविधियों की वजह से आदिवासी पुनरुत्थान के नायक बिरसा मुंडा अंग्रेजों के साथ साथ अब मिशनरियों की आंखों में भी खटकने लगे थे। अंग्रेजों और मिशनरियों को अपने मकसद में बिरसा मुंडा सबसे बड़े बाधक लगने लगे। आखिरकार 3 फरवरी 1900 को अंग्रेजों ने षड्यंत्र कर बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर के जाम को पाए जंगल में गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजों के पास बिरसा मुंडा के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। अंग्रेज बिरसा मुंडा के खिलाफ कोई बड़ा केस नहीं बना पाए। ऐसे में उनके जल्द ही छूटने की उम्मीद थी। इस बीच 9 जून 1900 की सुबह उन्हें अचानक उल्टियां होने लगी और वो अचेत होकर जेल में ही गिर पड़े। डॉक्टर ने उनकी नाड़ी देखी तो पता चला कि उनका निधन हो गया था। इतिहासकार मानते हैं कि उन्हें जहर दिया गया था। बिरसा मुंडा की शहादत ने आदिवासियों को एक नई दिशा दी। उनका संघर्ष आज भी प्रेरणा का स्रोत है। बिरसा मुंडा का नाम हमेशा इतिहास के सुनहरे पन्नों में चमकता रहेगा। वो एक सच्चे देशभक्त थे, एक वीर सपूत थे और एक आदिवासी आंदोलन के प्रणेता थे। बिरसा मुंडा हमेशा अमर रहेंगे। जब जब आदिवासी विद्रोह की बात होगी, धरती आबा का नाम पहली पंक्ति में लिया जाएगा। साल 1906 में बंगाल के मिदनापुर में एक मेले में एक 15 साल का लड़का अंग्रेजों के खिलाफ पर्चा बांट रहा था। वंदे मातरम नाम से बांटे जाने वाले इस पर्चे को स्वतंत्रता सेनानी सत्येंद्र नाथ बोस ने लिखा था। पर्चा बांटते वक्त लड़के को अंग्रेजों के जासूस रामचरण सेन ने देख लिया। उसने इसकी सूचना एक सिपाही को दे दी। सिपाही ने उस लड़के को पकड़ लिया। लड़के ने अंग्रेज सिपाही के मुंह पर जोर का मुक्का मारा और भाग गया। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे। जी हां, वही खुदीराम बोस जिन्हें 18 साल की छोटी सी उम्र में मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस में अंग्रेजों ने फांसी दी। खुदीराम बोस के क्रांतिकारी जीवन की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। खुदीराम का जन्म 3 दिसंबर 1989 को बंगाल के मिदनापुर के हबीबपुर में हुआ था। बचपन में ही माता पिता का निधन होने के चलते उनकी बड़ी बहन ने उनका लालन पालन किया। साल 1905 में बंगाल का विभाजन होने के बाद खुदीराम बोस आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। सत्येंद्र बोस खुदीराम बोस के क्रांतिकारी गुरु थे। खुदीराम बोस छात्र जीवन में ही जलसे और जुलूसों में जाने लगे थे और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाने लगे थे। 9वीं क्लास के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और जंगे आजादी में कूद पड़े। उस दौर में एक जालिम अंग्रेज जज हुआ करता था, डगलस किंग्सफोर्ड, जो भारतीय क्रांतिकारियों को भयानक सजाएं देता था।
15 साल की उम्र में उसने खुदीराम बोस को 15 कोड़े मारने की सजा दी थी। किंग्सफोर्ड से परेशान भारतीय क्रांतिकारियों ने एकजुट होकर उसकी हत्या का प्लान बनाया और उसकी जिम्मेदारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी को दी गई। इसकी सूचना मिलने पर डर के मारे किंग्सफोर्ड ने अपना ट्रांसफर बंगाल से बिहार करा लिया। ऐसे में दोनों क्रांतिकारी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले पहुंचे और मौका देखकर उन्होंने किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम फेंक दिया, मगर अफसोस बग्घी में किंग्सफोर्ड नहीं था। इस हमले में दूसरे अंग्रेज अधिकारी की पत्नी की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस इन दोनों के पीछे पड़ गई। वैली रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मोकामा रेलवे स्टेशन पर खुद को पुलिस से घिरा पाकर प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने अपने आप को गोली मार ली और शहीद हो गए। खुदीराम पर अंग्रेजों की अदालत में केस चला। जज कॉर्नडॉफ ने खुदीराम से पूछा, तुम बम बनाना जानते हो? उन्होंने कहा, मेरे वकील ने कहा है कि मैं अभी कम उम्र हूं, मैं बम नहीं बना सकता हूं। जज साहब, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको भी बम बनाना सिखा दूंगा। यह सुनकर जज कॉर्नडॉफ हिल गया और उसने फांसी की सजा का ऐलान कर दिया। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी की सजा दी गई। जब खुदीराम को फांसी की सजा दी गई तो उनकी उम्र 18 साल 8 महीने और 8 दिन थी। खुदीराम की शहादत से पूरा देश दर्द से कर रहा उठा। तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए और लोगों ने शोक मनाया। खुदीराम की शहादत आज भी हमारे दिल में देशभक्ति की भावना भर देती है। उनके बलिदान को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। आने वाली पुश्तें हमेशा खुदीराम बोस की शहादत की ऋणी रहेंगी। बच्चों, भगत सिंह बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। उन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दिया। कहते हैं कि बचपन से ही भगत सिंह क्रांतिकारी स्वभाव के थे। वो बच्चों से कहते थे कि बड़े होकर अंग्रेजों को मार भगाएंगे और भारत को आजाद कराएंगे। नन्हे भगत सिंह बचपन में बंदूक की खेती किया करते थे। जी हां, बंदूक की खेती। आज हम इससे जुड़ा एक मजेदार किस्सा आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर क्या हुआ था जो भगत सिंह बचपन में ही बंदूक की खेती करने लगे। असल में भगत सिंह महान क्रांतिकारी सरदार अजीत सिंह के भतीजे थे। अजीत सिंह ने 1907 में अंग्रेजों के काले कानूनों के खिलाफ पंजाब में पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन किया था। एक दिन अजीत सिंह घर के आंगन में बैठे थे, तभी नन्हे भगत सिंह खेलते खेलते उनके पास पहुंचे। उनके हाथ में अजीत सिंह की पिस्तौल लग गई। नन्हे भगत सिंह ने अपने चाचा से पूछा कि ये क्या है। चाचा अजीत सिंह ने बताया कि ये पिस्तौल है। नन्हे भगत सिंह ने कौतूहल से पूछा कि इससे क्या होता है। चाचा अजीत सिंह ने बताया कि इससे अंग्रेज भगाए जाते हैं और पिस्तौल को देखकर अंग्रेज दुम दबाकर भाग जाता है। यह बात भगत सिंह के दिमाग में घर कर गई। कुछ दिनों बाद नन्हे भगत सिंह अपने चाचा के साथ खेत में आए हुए थे। उनके चाचा अजीत सिंह खेत में एक आम का पेड़ लगा रहे थे। तब भगत सिंह ने पूछा, चाचा आप ये क्या कर रहे हैं? तो भगत सिंह के चाचा ने बताया कि मैं आम का पेड़ लगा रहा हूं। जमीन में आम की गुठली बोने से आम का पौधा निकलेगा, फिर वो पौधा बड़ा होकर पेड़ बन जाएगा और फिर बहुत सारे आम लगेंगे। ये सुनकर भगत सिंह भागते हुए घर में आए और उन्होंने दराज में रखी चाचा की बंदूक निकाल ली और वापस खेत में पहुंचे। उन्होंने खेत में गड्ढा खोदना शुरू किया। ये देखकर उनके चाचा अजीत सिंह अचरज में पड़ गए। उन्होंने भगत सिंह से पूछा कि वो क्या कर रहा है। इस पर भगत सिंह ने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं बंदूक की फसल उगा रहा हूं। इस एक बंदूक से बहुत सारी बंदूकें पैदा होंगी और इन बंदूकों से हम अंग्रेजों को भगा देंगे और भारत माता को आजाद कराएंगे। यह सुनकर भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह जोर से हंसने लगे। उस वक्त तो ये बात रफा दफा हो गई, लेकिन बड़े होकर भगत सिंह ने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिया और भारत माता को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया।
तो बच्चों, ऐसे थे शहीद आजम भगत सिंह। बचपन में ही उन्होंने अपने जोश, जुनून, जज्बा और तेवर दिखा दिए थे। तो चलिए हम भी कसम खाते हैं कि भारत माता की सेवा में अपना तन, मन और धन सब कुछ लगा देंगे, गरीबों और मजदूरों की सेवा करेंगे। आपको नन्हे भगत सिंह की ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महान क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां की कहानी। ये उस दौर की बात है जब भारत आजाद नहीं हुआ था। बालक अशफाक उल्लाह खां के अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। अशफाक देश प्रेम से लबरेज शायरी और कविताएं लिखकर लोगों के अंदर देश को आजाद कराने का जज्बा पैदा कर रहे थे। अशफाक छुप छुप कर क्रांतिकारियों की मदद भी किया करते थे। अशफाक की अम्मी बेटे को देशभक्ति के रंग में रंगे देखकर बहुत खुश होती थी, लेकिन उन्हें यह डर भी था कि अगर किसी दिन अशफाक पकड़े गए तो क्या वो अंग्रेजों के जुल्म बर्दाश्त कर पाएंगे। एक दिन अशफाक की अम्मी ने अशफाक से ये बात कही तो अशफाक ने जवाब दिया, अम्मी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, अंग्रेज मुझे फांसी पर भी चढ़ा देंगे तो मेरे मुंह से कोई राज नहीं उगलवा पाएंगे। इस पर अशफाक की मां ने कहा कि मैं तेरा इम्तिहान लूंगी। अशफाक की अम्मी ने एक दिया जलाया और कहा कि इस पर अपनी हथेली रख। अम्मी की बात सुनकर अशफाक ने झट से जलते हुए दिए की लौ पर अपना हाथ रख दिया। दिए की लौ की आग से अशफाक का हाथ जलने लगा, लेकिन उनके मुंह से उफ तक न निकली। अशफाक की अम्मी अपने लाडले की हथेली जलते देख रोने लगी, लेकिन अशफाक ने अपना हाथ नहीं हटाया। आखिरकार अम्मी ने फूंक मारकर दिए को बुझा दिया और अपने लाल को सीने से लगा लिया। अम्मी ने अशफाक को दुआएं देते हुए कहा कि जाओ और हिंदुस्तान को आजाद कराकर ही दम लेना। मां का आशीर्वाद पाने के बाद अशफाक दुगनी ताकत से भारत मां को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के काम में जुट गए। अशफाक उल्लाह खां कहा करते थे, हे मातृभूमि तेरी सेवा किया करूंगा, फांसी मिले मुझे या हो जन्म कैद मेरी, बंसी बजा बजा कर तेरा भजन करूंगा। आगे चलकर काकोरी केस में महान क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां को अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाई। जब उन्हें फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तो वे ऐसे खुश नजर आ रहे थे जैसे उन्होंने अपनी मां से किया वादा पूरा किया हो। अशफाक ने फांसी के फंदे को चूमकर भारत माता के चरणों में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। दोस्तों, अशफाक उल्लाह खां की कुर्बानी हमें ये प्रेरणा देती है कि हमें अपने देश और देशवासियों की सेवा के लिए अपना तन, मन और धन सब कुछ लगा देना चाहिए। 13 अप्रैल 1919 का वो खौफनाक दिन जब 2 कांग्रेस नेताओं को अरेस्ट करने के विरोध में पंजाब के अमृतसर में हजारों की तादाद में लोग जलियांवाला बाग में जमा हुए। ये लोग शांति के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तभी अंग्रेज जनरल रेजिनाल्ड डायर वहां पहुंचता है और अंग्रेज सैनिकों को निहत्थे मासूम लोगों पर फायरिंग का आदेश देता है। इसके बाद बंदूक की गोलियों के बीच पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की चीखों से पूरा जलियांवाला बाग गूंजने लगता है। अंग्रेजों की बंदूकें तब तक आग उगलती रहीं जब तक कि वहां मौजूद एक भी शख्स जिंदा रहा। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग को शमशान बना दिया। इस रक्तपात के दौरान एक 20 साल का नौजवान किसी तरह बच गया। वो लाशों के अंबार को देखकर फूट फूट कर रो रहा था। उसने जनरल डायर और गोली चलाने का आदेश देने वाले पंजाब के गवर्नर जनरल माइकल ओडायर से इस हत्याकांड का बदला लेने की कसम खाई। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि महान क्रांतिकारी सरदार ऊधम सिंह थे। सरदार ऊधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर के सुनाम गांव में हुआ था। उनके पिता सरदार तेहाल सिंह रेलवे में चौकीदार थे। ऊधम सिंह का बचपन का नाम शेर सिंह था। जब ऊधम सिंह 7 साल के थे तो उनकी माता और पिता दोनों ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके बाद उन्हें अमृतसर के सेंट्रल खालसा अनाथालय भेज दिया गया।
इसी अनाथालय में शेर सिंह को ऊधम सिंह का नाम दिया गया। ऊधम सिंह शहीद भगत सिंह को अपना गुरु मानते थे। जब ऊधम सिंह बड़े हुए तो उन्होंने सभी धर्मों के लोगों में एकता बनाने के लिए अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आजाद रख लिया। साल 1918 में ऊधम सिंह ने मैट्रिक की परीक्षा पास की और 1919 में उन्होंने अनाथालय को अलविदा कह दिया और आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। ऊधम सिंह के कानों में दिन रात जलियांवाला बाग में शहीद हुए लोगों की चीखें गूंजती रहती थीं। ऐसे में उन्होंने अपने साथियों के साथ चंदा इकट्ठा किया और अंग्रेजों से बदला लेने के लिए लंदन चले गए। लंदन पहुंचने पर पता चला कि जनरल रेजिनाल्ड डायर की ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई। अब उन्होंने दूसरे हत्यारे जनरल माइकल ओ'ड्वायर को मारने की योजना बनाई। 6 साल तक वो जनरल ड्वायर को मारने का मौका तलाशते रहे। आखिरकार